जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल के टीवी स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं 5 निकम्मे भाइयों की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ते हैं। शहर के सबसे पुराने और मशहूर परिवारों में से एक था चौधरी परिवार। यह परिवार कभी अपनी इज्जत और नाम के लिए जाना जाता था, लेकिन आज एक बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ था। चौधरी सुजान सिंह, जो इस परिवार के मुखिया थे, उनका देहांत हो चुका था। उनके जाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि उनकी बड़ी संपत्ति का क्या होगा। उनके 5 बेटे थे, लेकिन पांचों ही निकम्मे थे। किसी को मेहनत करना पसंद नहीं था, किसी को व्यापार की समझ नहीं थी और किसी को जिम्मेदारी उठाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पिता की मौत के बाद वे सभी अपनी अपनी चालें चलने लगे ताकि सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को मिले। घर के बड़े हॉल में वसीयत पढ़ने के लिए वकील को बुलाया गया था। पांचों भाई वहां मौजूद थे। सबसे बड़ा भाई हरीश, जो खुद को सबसे होशियार समझता था, अपनी कुर्सी पर बैठा था, मानो उसे पहले से पता हो कि सारी संपत्ति उसी की होने वाली है। दूसरा भाई संजय, जो हमेशा शराब और जुए में डूबा रहता था, उतावला होकर वकील से जल्दी पढ़ने के लिए कह रहा था। तीसरा भाई अमर सबसे ज्यादा आलसी था, जिसे किसी भी काम से छेड़ थी, लेकिन पैसे उड़ाने में सबसे आगे था। चौथा भाई आलोक खुद को सबसे बड़ा चालाक समझता था और सोच रहा था कि कैसे बाकी भाइयों को बेवकूफ बनाकर सबसे ज्यादा हिस्सा ले ले। और सबसे छोटा मनीष, जो सबसे ज्यादा मासूम दिखता था, लेकिन असल में सबसे शातिर था। वकील ने जब वसीयत पढ़नी शुरू की तो कमरे में सन्नाटा छा गया। सुजान सिंह ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनकी संपत्ति को 5 हिस्सों में बराबर बांटा जाएगा, लेकिन एक शर्त थी। जो भी इस विरासत का असली हकदार बनना चाहता है, उसे 6 महीने तक इस परिवार की जिम्मेदारी उठानी होगी, व्यापार संभालना होगा और घर को एकजुट रखना होगा। अगर कोई यह करने में असफल रहता है तो उसे अपनी हिस्सेदारी से हाथ धोना पड़ेगा और वह हिस्सा बाकी बचे भाइयों में बांट दिया जाएगा। यह सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। हरीश को लगा कि यह तो आसान काम है, लेकिन संजय को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी शराब की लत छोड़कर यह सब कैसे करेगा। अमर को तो वैसे ही कोई दिलचस्पी नहीं थी। आलोक को लगा कि यह अच्छा मौका है बाकी को मात देने का, और मनीष के दिमाग में कोई और ही योजना चल रही थी। घर का माहौल बदल चुका था। पहले जो भाई साथ बैठकर हंसी मजाक किया करते थे, अब एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे थे। हरीश ने सबसे पहले घर की कमान संभालने की ठानी। उसने अपने पिता के व्यापार को समझने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि यह उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। दुकान के कर्मचारियों को उसकी लापरवाही से दिक्कत होने लगी। व्यापारी पार्टनर भी उससे खुश नहीं थे। 1 हफ्ते के अंदर ही व्यापार में घाटा दिखने लगा। हरीश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उधर संजय ने दिखाने के लिए तो शराब छोड़ने का नाटक किया, लेकिन वह चोरी छिपे पीता रहा। उसे व्यापार की कोई समझ नहीं थी, इसलिए उसने कर्मचारियों की मर्जी पर सब छोड़ दिया। वह सोच रहा था कि किसी तरह से अपने भाइयों को रास्ते से हटाकर खुद मालिक बन जाए। इसी दौरान उसने आलोक से दोस्ती कर ली। आलोक को भी एक साथी चाहिए था जो उसकी चालों में उसका साथ दे सके। दोनों ने मिलकर हरीश और अमर को नीचा दिखाने की साजिशें शुरू कर दी। अमर को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपने कमरे में बैठा दिन भर आराम करता और सोचता कि 6 महीने बाद वैसे भी कोई ना कोई उसे कुछ हिस्सा दे ही देगा। उसे पूरा भरोसा था कि हरीश और संजय आपस में लड़ते झगड़ते सब बर्बाद कर देंगे और आखिर में उसे भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। मनीष, जो सबसे छोटा था, वह चुपचाप सब देख रहा था। वह जानता था कि बाकी चारों भाई आपस में लड़कर खुद को बर्बाद कर देंगे और अंत में सारा हिस्सा उसे मिल सकता है। उसने बाहर से खुद को मासूम दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन असल में वह सबसे बड़ी चाल चलने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच एक बड़ा हादसा हुआ। घर की गुप्त तिजोरी से पिता की पुरानी जायदाद के कागजात गायब हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। चारों भाई एक दूसरे पर शक करने लगे। हरीश ने संजय पर आरोप लगाया, संजय ने आलोक को दोषी ठहराया, अमर ने साफ कह दिया कि उसे इस सब से कोई मतलब नहीं।
और मनीष ने हमेशा की तरह मासूमियत से कहा कि उसे कुछ नहीं पता। अब यह राज कौन खोलेगा? क्या सच में इन पांचों में से किसी एक ने कागजात चुराए थे या कोई और इस खेल में शामिल था? वसीयत की शर्तों के ऐलान के बाद चौधरी परिवार में हलचल मच गई थी। पांचों भाइयों ने इसे अपनी अपनी तरह से लिया, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता उन्हें इस बात की थी कि आखिर कौन इस जिम्मेदारी को निभा पाएगा। हरीश ने खुद को सबसे आगे रखने की ठानी थी। संजय अपने तरीके से बाजी मारने की सोच रहा था। अमर को अभी भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। आलोक अपने दिमाग से चालें चल रहा था और मनीष चुपचाप सब देख रहा था। लेकिन असल में सबसे बड़ा खेल वही खेलने वाला था। तिजोरी से जमीन जायदाद के कागजात गायब होने के बाद घर में माहौल और भी बिगड़ चुका था। पांचों भाई एक दूसरे पर शक कर रहे थे। हरीश ने साफ कहा कि यह काम संजय का ही हो सकता है, क्योंकि वह हमेशा शराब और जुए में डूबा रहता था और पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत भी उसी को थी। संजय ने इस आरोप का गुस्से में जवाब देते हुए आलोक पर उंगली उठा दी, क्योंकि उसे आलोक की चालाकी पर कभी भरोसा नहीं था। आलोक ने पलटकर कह दिया कि अमर सबसे आलसी है और अगर वह इस खेल में जीतना चाहता है तो बिना मेहनत के सबसे आसान तरीका यही है कि कागजात गायब कर दिए जाए। अमर ने हंसते हुए कहा कि उसे इस सब से कोई मतलब ही नहीं, लेकिन मनीष की चुप्पी पर सबको शक हुआ। वह सबसे छोटा था और मासूमियत से यह कहकर निकल गया कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। आलोक ने संजय के साथ मिलकर एक चाल चली। उसने संजय को समझाया कि अगर वे हरीश और अमर को पूरी तरह बेवकूफ बना दें तो आधी से ज्यादा जायदाद उन दोनों को मिल सकती है। संजय को यह योजना समझ में आ गई। उन्होंने घर में यह अफवाह फैला दी कि कागजात किसी नौकर ने चुराए होंगे, ताकि घर में हंगामा हो और असली चोर पर किसी का ध्यान ही न जाए। हरीश और अमर इस बात को सच मान भी गए, लेकिन मनीष चुपचाप सब देख रहा था। उसे समझ आ रहा था कि यह सब संजय और आलोक की चालबाजी है। इस बीच मनीष ने एक और चाल चली। उसने घर के पुराने नौकर रामलाल को अपने पक्ष में कर लिया। रामलाल इस घर में वर्षों से काम कर रहा था और पिता सुजान सिंह के सबसे वफादार लोगों में से एक था। मनीष ने उससे धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई और जानकारी जुटानी शुरू की। एक रात रामलाल ने मनीष को बताया कि उसने आलोक को देर रात तिजोरी के पास जाते देखा था। ये सुनकर मनीष के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अब मनीष ने धीरे धीरे आलोक के खिलाफ चालें चलनी शुरू कर दी। उसने हरीश को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि असली गुनहगार आलोक ही है, और इसके लिए उसने कुछ सबूत भी इकट्ठा किए। मनीष ने चुपके से आलोक के कमरे में जाकर तिजोरी की डुप्लीकेट चाबी खोजने की कोशिश की। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार उसे आलोक की अलमारी में एक संदिग्ध चाबी मिल गई। अब मनीष के पास सबूत था, लेकिन वह इसे तुरंत इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। उसने सोचा कि पहले आलोक को पूरी तरह से फंसने दिया जाए, फिर आखिरी वार किया जाएगा। उधर संजय ने आलोक पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आलोक का असली मकसद तो संजय को भी धोखा देना था। उसने पहले ही ठान लिया था कि सही समय आने पर संजय को भी किनारे कर देगा। वह अकेले ही सारा पैसा और संपत्ति हासिल करना चाहता था। इस बीच आलोक ने धीरे धीरे हरीश के कर्मचारियों को पैसे देकर अपनी ओर कर लिया, ताकि हरीश व्यापार में पूरी तरह असफल हो जाए। हरीश ने जब देखा कि उसके कर्मचारी उसकी बात नहीं सुन रहे और व्यापार लगातार घाटे में जा रहा है, तो वह पूरी तरह बौखला गया। अमर, जो इन सब चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था, उसने सोचा कि अगर सब कुछ यूं ही चलता रहा तो आखिर में कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए उसने खुद को इस खेल में शामिल करने की सोची, लेकिन उसका तरीका सबसे अलग था। उसने सबसे पहले संजय को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता था कि संजय सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी है। अमर ने संजय को लालच दिया कि अगर वह आलोक को धोखा दे और हरीश के खिलाफ हो जाए तो सारी संपत्ति सिर्फ उन दोनों को ही मिलेगी। संजय ने पहले इस बात को नकारा, लेकिन जब अमर ने उसे पैसों और ऐशो आराम की तस्वीर दिखाई तो वह धीरे धीरे झुकने लगा। इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा फायदा मनीष को हो रहा था, क्योंकि सबको लगा कि वह सबसे छोटा और मासूम है, लेकिन धीरे धीरे वह पूरे खेल को अपनी चालों से मोड़ रहा था। अब उसने संजय और हरीश के बीच और दरार डालने के लिए एक और चाल चली।
उसने हरीश के कानों में यह बात डाल दी कि संजय और अमर एक साथ मिलकर उसे पूरी तरह बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं। हरीश पहले तो यह सुनकर गुस्से में आया, लेकिन जब उसने खुद देखा कि अमर और संजय कई बार अकेले में बातें कर रहे हैं तो उसे शक हो गया। अब घर में एक और नई लड़ाई छिड़ गई। हरीश ने संजय पर हमला कर दिया और दोनों भाइयों में जमकर झगड़ा हुआ। आलोक, जो अब तक चुपचाप इस तमाशे का आनंद ले रहा था, उसने तुरंत मौके का फायदा उठाने की सोची। उसने घर के बाकी हिस्सों में अफवाह फैला दी कि हरीश अब पूरी तरह पागल हो चुका है और उसे व्यापार से हटा देना चाहिए। यह सुनकर बाकी तीनों भाई भी हरीश के खिलाफ हो गए। हरीश को लगा कि अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा है। वह कुछ दिनों के लिए घर छोड़कर चला गया, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही हरीश घर से बाहर हुआ, आलोक ने तुरंत वकील से संपर्क किया और कहा कि हरीश अब इस वसीयत की शर्तों को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए उसकी हिस्सेदारी अब बाकी भाइयों में बांट दी जाए। संजय और अमर ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन मनीष अब भी चुप था। उसने सोचा कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली खेल तो अब शुरू होगा। हरीश के घर छोड़कर जाने के बाद हवेली का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। आलोक अब खुद को सबसे ऊपर समझने लगा था। संजय और अमर यह सोचकर खुश थे कि अब उन्हें हरीश के साथ किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि आलोक उनके साथ क्या करने वाला है। दूसरी तरफ मनीष अब भी सब कुछ चुपचाप देख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी अपनी चालें चलने की योजना बन रही थी। उसने हमेशा की तरह अपनी मासूमियत बनाए रखी, लेकिन हकीकत में वह सबसे शातिर खेल खेलने वाला था। हरीश शहर से दूर चला गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। उसने अपने पुराने कुछ भरोसेमंद दोस्तों से मुलाकात की और अपनी वापसी की योजना बनानी शुरू की। उसे यह एहसास हो गया था कि अगर वह बिना किसी तैयारी के वापस जाएगा तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए उसने चुपचाप एक योजना बनाई। इधर हवेली में संजय और अमर को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि उन्होंने शायद गलती कर दी है। आलोक ने अब व्यापार पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था और अब वह धीरे धीरे संजय और अमर को भी किनारे करने की कोशिश कर रहा था। उसने दोनों भाइयों को व्यापार में कोई खास हिस्सा नहीं दिया और सारे बड़े फैसले खुद लेने लगा। संजय को जब यह एहसास हुआ कि उसके हाथ से चीजें निकल रही हैं, तो वह गुस्से में आ गया। उसने आलोक से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन आलोक ने उसे यह कहकर चुप कर दिया कि वह अब खुद ही सब कुछ संभालेगा। संजय को समझ आ गया कि आलोक ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया था। अमर अब भी पूरी तरह लापरवाह था, लेकिन जब उसने देखा कि संजय की हालत बिगड़ रही है तो उसे भी चिंता होने लगी। उसे भी यह एहसास हुआ कि वह एक गलत जाल में फंस चुका है। संजय और अमर दोनों ने मिलकर आलोक के खिलाफ जाने का फैसला किया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। आलोक अब पूरी तरह ताकतवर हो चुका था और उसके पास हवेली के सारे दस्तावेज भी थे। इसी बीच मनीष ने अपनी चालें तेज कर दी। उसने चुपचाप संजय और अमर को आपस में लड़वाने की योजना बनाई। उसने संजय के कानों में यह बात डाल दी कि अमर ने आलोक से मिलकर उसे धोखा देने की योजना बनाई है। संजय को पहले इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मनीष ने उसे कुछ झूठे सबूत दिखाए तो संजय को पूरा भरोसा हो गया कि अमर ही असली गद्दार है। संजय अब पूरी तरह अमर के खिलाफ हो चुका था और उसने तय किया कि वह जल्द ही उससे बदला लेगा। आलोक इस सब तमाशे का मजा ले रहा था, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि मनीष धीरे धीरे उसे भी फंसाने की तैयारी कर रहा था। मनीष ने हवेली के पुराने कर्मचारियों से दोस्ती कर ली और उनसे सारी अंदरूनी जानकारी लेना शुरू कर दिया। उसे पता चला कि आलोक ने कई गैर कानूनी सौदे किए हैं और अगर यह सब बाहर आ गया तो वह बर्बाद हो जाएगा। हरीश इस बीच वापस आने की योजना बना चुका था। उसने चुपचाप अपने वकील से मुलाकात की और कानूनी तौर पर अपनी हिस्सेदारी बचाने के लिए जरूरी दस्तावेज इकट्ठा किए। फिर वह एक रात अचानक हवेली लौट आया। उसकी वापसी ने सबको चौंका दिया। संजय और अमर को लगा कि अब उनका खेल खत्म हो गया है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी आलोक को हुई। उसे डर था कि अगर हरीश ने अपना दावा ठोक दिया तो उसकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हरीश ने आते ही सबको चैलेंज किया कि वह अपनी जायदाद का हिस्सा लेकर रहेगा। आलोक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार हरीश ने पूरी तैयारी कर रखी थी।
उसने कोर्ट के दस्तावेज दिखाए जिनमें यह साफ था कि अगर उसे जायदाद में उसका हिस्सा नहीं मिला तो कानूनी कार्रवाई होगी। आलोक को समझ आ गया कि मामला अब उसके हाथ से बाहर निकल रहा है। इस बीच मनीष ने अपने सबसे बड़े दांव खेलने की सोची। उसने संजय और अमर को आपस में इतनी नफरत से भर दिया कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। संजय ने अमर पर हमला करने की कोशिश की और घर में जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। इसी मौके का फायदा उठाकर मनीष ने चुपचाप एक जरूरी दस्तावेज चोरी कर लिया, जो यह साबित करता था कि आलोक ने हवेली के कागजात फर्जी तरीके से अपने नाम करवाए थे। अब मनीष के पास वह आखिरी सबूत था जिससे वह आलोक को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता था, लेकिन उसने अब भी इसे किसी को नहीं दिखाया। वह इंतजार कर रहा था सही मौके का, जब वह सबके सामने यह खुलासा करेगा और खुद को सबसे ऊपर साबित करेगा। हरीश ने आलोक को चुनौती दी कि अगर उसमें हिम्मत है तो वह ईमानदारी से सब कुछ साबित करे, लेकिन आलोक के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। इसी बीच संजय और अमर की दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि दोनों ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। आलोक अब पूरी तरह अकेला रह गया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर मनीष कब और कैसे अपने असली इरादे सबके सामने लाएगा। क्या हरीश अपनी जायदाद वापस ले पाएगा और आलोक, जो अब तक सबसे चालाक बन रहा था, क्या वह मनीष के जाल में फंसेगा? हरीश की वापसी के बाद हवेली में हड़कंप मच गया था। आलोक, जो खुद को सबसे ताकतवर समझ रहा था, अब पहली बार घबराया हुआ नजर आ रहा था। संजय और अमर पहले ही आपस में लड़कर कमजोर हो चुके थे और मनीष अपनी चालें तेज कर रहा था। हरीश ने खुलकर ऐलान कर दिया कि अब वह अपना हिस्सा लेकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आलोक ने हरीश को धमकाने की कोशिश की, लेकिन इस बार हरीश किसी भी तरह से दबने वाला नहीं था। उसने कानूनी दस्तावेज दिखाए जिससे यह साबित हो गया कि हवेली में उसकी हिस्सेदारी वैध थी। संजय और अमर, जो पहले हरीश के खिलाफ थे, अब समझ चुके थे कि असली खेल आलोक ने खेला था, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि वे हरीश के साथ भी नहीं जा सकते थे। इसी बीच मनीष चुपचाप सब कुछ देख रहा था। उसने अपनी चालें पहले ही बिछा रखी थी और अब वह उस मौके का इंतजार कर रहा था जब सब कमजोर पड़ जाए और वह एक झटके में पूरे खेल को अपने हाथ में ले ले। उसे पता था कि हरीश मजबूत इरादों वाला है, लेकिन उसके पास भी एक कमजोरी थी, उसका गुस्सा। मनीष को बस इतना करना था कि हरीश को गुस्से में लाकर उसे कोई ऐसी गलती करवा दे जिससे उसका पूरा दावा कमजोर हो जाए। आलोक ने अपनी तरफ से बचने की पूरी कोशिश की। उसने हवेली के पुराने नौकरों को पैसों का लालच देकर अपने पक्ष में करने की योजना बनाई। कुछ लोग लालच में आ भी गए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अब तक हरीश के प्रति वफादार थे। हरीश को जैसे ही यह बात पता चली, उसने हवेली में अपना दबदबा दिखाना शुरू कर दिया। उसने साफ कह दिया कि अब कोई भी गलत तरीके से काम नहीं करेगा और जो कोई भी आलोक की मदद करेगा वह खुद को इसके अंजाम के लिए तैयार रखे। आलोक को अब समझ आ गया था कि हरीश को सीधे हराना मुश्किल है, इसलिए उसने एक और चाल चली। उसने कुछ गुंडों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे हरीश को डराने के लिए हमला करें। रात के अंधेरे में जब हरीश अकेला था तभी उस पर हमला हुआ, लेकिन हरीश कोई कमजोर इंसान नहीं था। उसने बहादुरी से लड़ाई की और गुंडों को भगा दिया। लेकिन इस घटना के बाद हरीश को एहसास हो गया कि आलोक अब किसी भी हद तक जा सकता है। इस सब के बीच मनीष धीरे धीरे अपनी अगली चाल की तरफ बढ़ रहा था। उसने चोरी से हवेली के कागजात हासिल कर लिए थे और अब उसके पास वह सबूत था जिससे वह आलोक को पूरी तरह से खत्म कर सकता था। लेकिन उसने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। वह सही मौके का इंतजार कर रहा था। संजय और अमर अब पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुके थे। दोनों को यह एहसास हो चुका था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने जब आलोक से अपने हिस्से की बात की तो आलोक ने साफ मना कर दिया। संजय को गुस्सा आ गया और उसने आलोक को धमकी दी कि वह उसे बर्बाद कर देगा, लेकिन आलोक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब संजय और अमर के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। हरीश अब पूरी तरह से तैयार था कि वह कानूनी रूप से हवेली वापस ले। उसने अपने वकील से बात की और अगली सुनवाई की तारीख तय करवाई। यह सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण होने वाली थी, क्योंकि अगर हरीश जीत जाता तो आलोक को हवेली छोड़नी पड़ती। आलोक अब डर चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
उसने मनीष को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। आलोक को लगता था कि मनीष मासूम और कमजोर है और उसे आसानी से अपने पक्ष में किया जा सकता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि मनीष ही असली खिलाड़ी था। मनीष ने आलोक को भरोसा दिलाया कि वह उसकी मदद करेगा और बदले में आलोक ने उसे कुछ पैसे देने की पेशकश की। मनीष ने यह दिखाया कि वह आलोक का साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन असल में वह उसकी हर चाल पर नजर रख रहा था। जब सुनवाई का दिन आया तो सभी लोग कोर्ट में मौजूद थे। हरीश अपने वकील के साथ पूरी तैयारी में था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मनीष अचानक कोर्ट में खड़ा हुआ और उसने सबके सामने हवेली के असली दस्तावेज पेश कर दिए। ये वही दस्तावेज थे जो आलोक ने फर्जी तरीके से अपने नाम करवाए थे। कोर्ट में सब दंग रह गए। आलोक को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मनीष उसके साथ इतना बड़ा खेल खेलेगा। जज ने जब दस्तावेज देखे तो साफ हो गया कि आलोक ने धोखाधड़ी की थी। कोर्ट का फैसला हरीश के पक्ष में आया और उसे हवेली वापस मिल गई। आलोक को कोर्ट से आदेश मिला कि वह तुरंत हवेली खाली करे और अगर उसने कोई विरोध किया तो उसे जेल जाना होगा। आलोक के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे मजबूरी में हवेली छोड़नी पड़ी। संजय और अमर, जो पहले हरीश के खिलाफ थे, अब उसके पास आए और माफी मांगने लगे, लेकिन हरीश को अब किसी पर भरोसा नहीं था। उसने साफ कह दिया कि जिसने एक बार धोखा दिया वह दोबारा भी दे सकता है। उसने संजय और अमर से कह दिया कि वे अपनी गलती का फल भोगते और खुद अपनी जिंदगी का रास्ता तय करें। अब हवेली पूरी तरह से हरीश के कब्जे में थी, लेकिन असली सवाल यह था कि मनीष ने यह सब क्यों किया। क्या उसने यह सब हरीश की मदद के लिए किया था या उसके पीछे कोई और योजना थी? मनीष के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जो यह बताता था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। हरीश को अपनी जीत पर खुशी तो थी, लेकिन वह जानता था कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। मनीष ने आखिर तक अपने इरादे किसी पर जाहिर नहीं किए थे और यह बात हरीश को बेचैन कर रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि मनीष के असली इरादे क्या थे। क्या वह सिर्फ आलोक को हटाना चाहता था या उसकी कोई और योजना थी? और क्या हरीश को अब भी इस खेल में कोई नया खतरा था? हवेली पर हरीश का कब्जा हो चुका था, लेकिन माहौल में अब भी एक अजीब सी बेचैनी थी। आलोक हार चुका था। संजय और अमर अब हरीश के सामने झुक चुके थे और मनीष, वह अब भी एक रहस्य बना हुआ था। हरीश जानता था कि खेल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उसे यह बात परेशान कर रही थी कि मनीष ने इतनी चालाकी से सब कुछ क्यों किया। अगर वह चाहता तो पहले ही सच बता सकता था, लेकिन उसने आखिर तक इंतजार किया। मनीष अब भी चुप था। वह हवेली में घूमता, कुछ सोचता रहता और बस मुस्कुराता। हरीश ने उससे सीधे सवाल किया, मनीष, तुमने आखिर यह सब क्यों किया? तुम्हारा असली मकसद क्या था? मनीष मुस्कुराया और बोला, भैया, कुछ सवालों के जवाब वक्त खुद देता है। सही समय आने पर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। हरीश इस जवाब से संतुष्ट नहीं था, लेकिन उसने मनीष को ज्यादा नहीं टोका। उसे लगा कि शायद मनीष अब कुछ अच्छा ही करेगा। लेकिन हवेली में एक अजीब सी हलचल थी। पुराने नौकर फुसफुसा रहे थे कि मनीष के इरादे सही नहीं लग रहे। संजय और अमर भी मनीष की हरकतों से घबराए हुए थे। एक रात हवेली में कुछ अजीब हुआ। मनीष अचानक गायब हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि वह कहाँ गया। आलोक पहले ही हारकर हवेली छोड़ चुका था। संजय और अमर अब भी सोच में पड़े थे, लेकिन हरीश को समझ नहीं आ रहा था कि मनीष कहाँ चला गया। कई घंटे बीत गए, लेकिन मनीष का कोई पता नहीं चला। फिर आधी रात को हवेली के पुराने तहखाने से एक अजीब सी आवाजें आने लगी। हरीश ने हिम्मत करके तहखाने का दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने दिया जलाया वह चौंक गया। मनीष वहां बैठा था, लेकिन उसके चारों ओर बिखरे हुए थे कई पुराने दस्तावेज, कुछ धूल भरे संदूक और एक तिजोरी। मनीष ने हरीश की ओर देखा और कहा, आगे भैया, अब देखो असली खेल। हरीश कुछ समझ पाता इससे पहले ही मनीष ने एक पुराना दस्तावेज उसके सामने रख दिया। हरीश ने उसे पढ़ा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह दस्तावेज बताता था कि हवेली सिर्फ भाइयों की नहीं थी। यह संपत्ति उनके दादाजी ने उनके पिता को दी थी, लेकिन उसमें एक शर्त थी
अगर भाइयों ने आपस में लड़ाई की तो यह संपत्ति किसी और को मिल जाएगी। हरीश को अचानक सब समझ में आने लगा। मनीष ने जानबूझकर सबको आपस में लड़वाया था ताकि हवेली के असली दस्तावेज सामने आए। अगर वे पहले ही मिल जाते तो शायद कोई भी इस शर्त को नहीं जान पाता। हरीश को गुस्सा भी आ रहा था और अचरज भी हो रहा था। तो तुमने यह सब पहले से प्लान किया था? उसने गुस्से से पूछा। मनीष ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ भैया, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो यह हवेली हम सबके हाथ से चली जाती। मैं जानता था कि अगर मैं शुरू में सच बता देता तो तुम मानते नहीं, इसलिए मैंने सबको खुद ही अपना असली चेहरा दिखाने दिया। हरीश गहरी सांस लेकर बैठ गया। उसे अब समझ में आ गया था कि मनीष ने यह सब क्यों किया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक पुलिस अधिकारी अंदर आया और बोला, हमें सूचना मिली थी कि इस हवेली में फर्जी दस्तावेज के जरिए हेराफेरी हुई है। हमें सबकी जांच करनी होगी। हरीश चौंका, लेकिन मनीष पूरी तरह शांत था। उसने पुलिस अधिकारी को वही दस्तावेज दिए जो उसने तहखाने में खोजे थे। पुलिस अधिकारी ने उन्हें देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, आपने सही समय पर यह सब ढूंढ लिया, वरना यह हवेली अब तक किसी और की हो जाती। आलोक, जिसने अपने बचाव के लिए अब तक कई चालें चली थी, इस खेल में पूरी तरह मात खा चुका था। अब वह हवेली पर कोई दावा नहीं कर सकता था। संजय और अमर भी समझ चुके थे कि उनकी गलतियों का अंजाम यही होना था। हरीश ने आखिर में मनीष को गले लगा लिया। उसने अब तक अपने छोटे भाई को कमजोर समझा था, लेकिन असल में वही सबसे चतुर निकला। हवेली अब पूरी तरह से सुरक्षित थी और पांचों भाइयों के बीच सुलह भी हो चुकी थी। लेकिन कहानी का आखिरी मोड़ अभी बाकी था। मनीष ने हरीश के कान में धीरे से कहा, भैया, मैंने यह हवेली तुम्हारे लिए बचाई है, लेकिन अब मैं यहां नहीं रह सकता। मेरा असली मकसद पूरा हो चुका है। हरीश चौंका। मतलब? मनीष मुस्कुराया। मतलब यह कि मैं यहां से जा रहा हूं। मैं अपनी खुद की पहचान बनाना चाहता हूं और मैं जानता हूं कि अब यह हवेली तुम्हारे हाथ में सुरक्षित रहेगी। हरीश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मनीष चला गया। वह अपनी एक नई यात्रा पर निकल पड़ा, अपने भविष्य की तलाश में। हरीश, संजय और अमर हवेली में रह गए, लेकिन अब वे बदले हुए थे। आलोक ने अपनी गलती की सजा पाई और अब वह कहीं दूर अंधेरे में गुम हो चुका था। हवेली में शांति थी, लेकिन हर कोई जानता था कि इस शांति को वापस लाने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। हरीश अब हवेली का असली मालिक था, लेकिन वह हमेशा इस बात को याद रखेगा कि असली जीत किसकी थी? मनीष की। मनीष, जो सबसे कमजोर लगता था, वही सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला। वह चला गया, लेकिन उसके खेल की कहानियां हवेली की दीवारों में हमेशा गूंजती रहेंगी। ये बात बहुत ही पुरानी है, जब एक छोटे से नगर में एक साधु रहता था। साधु महाराज के ज्ञान के आसपास के इलाकों में खूब चर्चे थे। वह साधु महाराज बहुत ही ज्ञानी थे। उनके पास लोग बहुत दूर दूर से आते, जिससे कि वह साधु महाराज से अपनी समस्याओं का हल करवा सकें। साधु के पास कोई भी व्यक्ति जब अपनी समस्या लेकर आता तो साधु उसकी समस्याओं को बड़े ही गौर से सुनता और फिर कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करके उस समस्या के बारे में विचार करता। इसीलिए हर व्यक्ति उन महाजी के बारे में यही सोचता था कि शायद इन महात्मा जी के पास कोई चमत्कारी शक्ति है, जिसके जरिए वह समस्याओं का हल पूछते हैं और फिर वह हल हमें बता देते हैं। एक बार एक नौजवान ने महात्मा जी से पूछ भी लिया कि क्या आपके पास कोई ऐसी चमत्कारी शक्ति है जिसकी वजह से आप हम लोगों की समस्याओं का हल करते हो, या फिर आपके पास कोई दिव्य दृष्टि है जिससे कि आप लोगों की समस्याएं हल करते हैं। नौजवान की बात सुनकर साधु मुस्कुराने लगा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद उस नगर में एक बड़ी ही अजीब सी घटना घटी। उस नगर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो कि अपने घर में बिल्कुल अकेली ही थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसी नगर से 4 आदमी अपने घर की तरफ जा रहे थे। वे चारों आदमी किसी दूसरे नगर में व्यापार से पैसे कमाकर अपने गांव जा रहे थे। वे चारों पैदल ही जा रहे थे, क्योंकि उनके पास आने जाने के लिए कोई साधन नहीं था। उन चारों ने अपना अपना धन अपनी अपनी पोटलियां में रखा हुआ था। तब उनमें से एक आदमी कहने लगा, मित्रों, अगर हम इस तरह से अपना धन अलग अलग रखेंगे तो हमारा पैसा चोरी हो सकता है।
क्यों ना हम अपना सारा धन एक ही पोटली में रख दें, जिससे कि हम चारों उस पोटली का ध्यान रख सकेंगे और इस तरह से हमारा धन सुरक्षित भी रहे। जब हम लोग अपने गांव पहुंच जाएंगे तो इसमें से अपना अपना हिस्सा निकाल लेंगे। बाकी तीनों आदमियों ने उसकी बात मान ली और फिर सबने अपना धन एक ही पोटली में रख दिया। इसके बाद वे लोग अपने अपने गांव की तरफ बढ़ने लगे। चलते चलते काफी समय बीत गया और अब रात होने वाली थी, तो उन्हें रास्ते में एक घर दिखाई दिया। इस घर में वही बूढ़ी औरत रहती थी। अब रात भी हो चुकी थी, तो उन चारों दोस्तों को रात बिताने के लिए किसी जगह की आवश्यकता थी। इसलिए उन चारों ने मिलकर यह योजना बनाई कि वह आज रात इसी घर में रहेंगे और वह चारों उस घर के बाहर गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उनमें से एक आदमी ने बड़ी ही विनम्रता से उस बूढ़ी औरत से कहा, अम्मा, हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही रात हो गई, तो इस वक्त हम सफर नहीं कर सकते। इसीलिए हमारी आपसे यह विनती है कि हम आपके घर में एक रात बिताना चाहते हैं। सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने काफी देर तक सोचा और फिर कहने लगी, ठीक है, तुम लोग आज की रात यहाँ पर रुक सकते हो। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी खाना बना दूं। उन चारों ने हाँ कहकर अपनी सहमति जता दी। इसके बाद उन चारों ने अपने धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को सौंपते हुए कहा, माताजी, इस पोटली के अंदर हमारी साल भर की कमाई है। हम चारों ने आज तक अपना कमाया हुआ सारा धन इसी पोटली में रखा है और अब हम इस पोटली को आपके हवाले कर रहे हैं, क्योंकि यह हमसे ज्यादा आपके पास सुरक्षित रहेगी। हाँ, एक बात और, हम चाहते हैं कि हम चारों में से अगर कोई एक आदमी इस धन को लेने के लिए आए तो आप यह पोटली उसे मत देना, जब तक कि हम चारों इसे लेने के लिए एक साथ ना आए। बुढ़िया ने कहा, ठीक है बेटा, जब आप सभी लोग एक साथ इकट्ठे आओगे तभी मैं यह पोटली तुम्हारे हवाले करूंगी। वैसे भी आप लोगों ने यहाँ से सुबह तो चले ही जाना है। मैं तुम्हें सुबह ही तुम्हारी पोटली वापस कर दूंगी। इस तरह से वह धन की पोटली बूढ़ी औरत को सौंपकर वह चारों दोस्त बिल्कुल निश्चिंत हो चुके थे। अब उनका धन बिल्कुल सुरक्षित था और फिर वह खाना खाकर सो गए। अगली सुबह जब वे चारों उठे और उन्होंने अपनी अगली यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उनमें से एक आदमी, जो कि बहुत ही चालाक था, उसने अपने तीनों दोस्तों से कहा, भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने सारी रात हम लोगों की बहुत ही सेवा की है। हमें इतना अच्छा खाना खिलाया, सोने के लिए अच्छी जगह दी, रात बिताने के लिए अपना मकान दिया और हम लोगों ने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। वो बेचारी अकेले ही खेतों में काम करती है। तो क्या हम लोग यहाँ से जाने से पहले उस बूढ़ी माता की कुछ मदद नहीं कर सकते? उस चालाक आदमी ने अपने मन में यह योजना बना ली थी कि किसी भी तरह से उस बूढ़ी औरत से वह अकेला ही धन की पोटली हासिल कर लेगा। बाकी के तीनों दोस्त उसकी बातों में आ गए और वह सभी उस बूढ़ी औरत की सहायता करने के लिए एक साथ खेतों में काम करने को तैयार हो गए। जब वह चारों बूढ़ी औरत के खेतों में काम कर रहे थे तो उस चालाक आदमी ने अपने दोस्तों से कहा, मुझे बड़ी प्यास लगी है, मैं जरा बूढ़ी अम्मा से पानी मांग कर लाता हूँ। बाकी के तीनों दोस्त भी काफी थक चुके थे और उन्हें भी प्यास लग रही थी, इसीलिए उन्होंने उसे जाने के लिए कह दिया और अपने लिए भी पानी लाने के लिए कहा। जैसे ही वह चालाक आदमी बूढ़ी औरत के पास पहुंचा तो उसे कहने लगा, अम्मा, हम लोग अब यहाँ से जाने को तैयार है, इसलिए आप वह हमारी पोटली हमें वापस दे दीजिए। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा कहने लगी, नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ नहीं आओगे मैं वह पोटली किसी को नहीं दूंगी। तुम लोगों ने खुद ही तो कहा था कि जब तक हम चारों नहीं आएंगे तब तक वह पोटली किसी को नहीं देनी। तब वह चालाक आदमी अपने बाकी तीनों मित्रों की तरफ इशारा करके कहने लगा, ऐ दोस्तों, क्या मैं ले आऊं? उधर उन दोस्तों ने सोचा कि हमारा मित्र हमारे लिए पानी लेकर आना चाहता है और इसीलिए वह हमसे पूछ रहा है। और फिर उन तीनों ने इशारे से उस आदमी से कहा, हाँ ठीक है, तुम ले आओ। ये देखकर उस बूढ़ी औरत को लगा कि अब यह चारों यहाँ से जाना चाहते हैं और अपनी पोटली मांग रहे हैं। इसलिए उस बूढ़ी औरत ने वह पोटली उस बदमाश दोस्त को दे दी और वह धोखेबाज दोस्त उस पोटली को लेकर वहां से निकल गया और बाकी के तीनों दोस्त काम में ही लगे रहे। कुछ देर के बाद वह तीनों दोस्त जब खेतों से काम करके वापस आए तो उन्होंने बूढ़ी अम्मा से पूछा, माताजी,
हमारा वह दोस्त कहाँ पर गया जो पानी लेने के लिए आया था? यह सुनकर बूढ़ी अम्मा हैरानी से कहने लगी, क्या वह पानी लेने के लिए आया था? मगर वह तो कहता था कि हम चारों यहाँ से जा रहे हैं, इसलिए हमारी पोटली हमें वापस दे दो। यह सुनकर बाकी के तीनों दोस्त हैरान होकर माताजी से कहने लगे, माताजी, हमने कब वह पोटली आपसे वापस मान ली? बल्कि हमें तो प्यास लगी थी और हमने पानी पीने के लिए इशारा किया था। वह बूढ़ी अम्मा कहने लगी, लेकिन तुम्हारा दोस्त तो वह पोटली लेकर निकल गया। यह सुनते ही तीनों दोस्त सिर पकड़कर रोने लगे और कहने लगे, अम्मा, उस पोटली में हमारा साल भर का कमाया हुआ धन था जो कि वह अकेला लेकर भाग गया। हमने तो आपसे कहा था कि जब तक हम चारों इकट्ठे नहीं आएंगे तब तक वह पोटली आपने किसी को नहीं देनी। फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें तो तुम्हारी ही गलती है। हमने वह पोटली तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए दी थी और तुमने एक ऐसे आदमी को सौंप दी जिसने हमारा सारा धन लूट लिया। हम यह बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग राजा के पास जाएंगे और उसके पास तुम्हारी शिकायत करेंगे और राजा से न्याय की मांग करेंगे। अब तो इस बात का फैसला राजा के दरबार में होगा। वह चारों आदमी गुस्से में राजा के दरबार में पहुंचे और फिर उनके सामने अपनी सारी समस्या कह सुनाई। जब राजा ने उन तीनों की बात बड़े ही ध्यान से सुनी तो उसने तुरंत उस बूढ़ी अम्मा को राज दरबार में पेश होने का आदेश दिया। उसी समय सैनिकों ने बूढ़ी औरत को राज दरबार में पेश किया तो राजा ने भरे दरबार में उस बूढ़ी औरत को दोषी करार दे दिया और कहने लगा, तुम्हें वह पोटली उस अकेले आदमी को नहीं देनी चाहिए थी। जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वह लोग एक साथ उस पोटली को लेने के लिए नहीं आएंगे तब तक तुम वह धन किसी को नहीं दोगी। इसलिए गलती तुम्हारी है और तुमको इनका जुर्माना भरना पड़ेगा। तुम्हें इनका धन वापस लौटाना पड़ेगा। राजा का आदेश सुनकर बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगी और राजा से सहायता की गुहार लगाने लगी। वह कहने लगी, राजन, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ। मेरे पास तो इतना धन नहीं है और ना ही मेरे घर में कोई ऐसा है जो धन कमाता हो। इसलिए मैं इन लोगों का धन वापस नहीं कर पाऊंगी। मैं तो अकेली और बेसहारा बूढ़ी औरत हूँ। आप मेहरबानी करके मुझ पर दया कीजिए। पर राजा ने उस बूढ़ी औरत की एक बात ना सुनी। वह बेचारी रोती रोती अपने घर की तरफ चल पड़ी। वह सोच रही थी कि आखिर मैं इतना धन कहाँ से लेकर आऊंगी और किस तरह से मैं उन लोगों का धन वापस करूंगी। मेरे पास तो इतना धन है ही नहीं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अगर मैंने उन लोगों का धन वापस नहीं किया तो राजा मुझे कारागार में डाल देगा। वैसे गलती तो मेरी है। जब उन चारों ने मुझसे कहा था कि जब तक वह चारों एक साथ नहीं आएंगे तब तक वह पोटली किसी को नहीं देनी, फिर भी मैंने वह पोटली उस अकेले आदमी को दे दी। इसमें गलती तो सचमुच मेरी है। यह सोचते हुए वो रोने लगी और अपने घर की तरफ जाने लगी। तभी रास्ते में उस औरत को वह साधु मिल गए जो उस नगर के सभी लोगों की समस्याओं का हल बताते थे। साधु ने बूढ़ी औरत से पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? उस औरत ने सारी बात महात्मा जी को सच सच बता दी और कहने लगी, महाराज, इसमें तो गलती मेरी ही थी। उन चारों लोगों ने तो पहले ही कहा था कि जब तक वे चारों एक साथ ना आए तब तक वह पोटली किसी को नहीं देनी। लेकिन मेरी ही अकल मारी गई थी जो मैंने वह पोटली उस एक आदमी को दे दी और वह उन सभी का धन लेकर वहां से भाग गया। अब मुझे यह बात समझ नहीं आ रही कि मैं वह सारा धन कहां से लाकर उन्हें दूं, कहां से इतना पैसा इकट्ठा करूं। मेरे पास तो इतना धन है ही नहीं और राजा ने तो यह आदेश दे दिया है कि मुझे उनका सारा धन वापस करना पड़ेगा, नहीं तो वह मुझे कारागार में डाल देगा। तब महात्मा जी उस औरत से कहने लगे, पहले तुम शांत हो जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। इतना कहकर वह संत वहीं पर बैठ गए। कुछ देर के लिए उन्होंने आंखें बंद कर ली और फिर उस बूढ़ी औरत से कहने लगे, बहन, तुमने जो किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि राजा का फैसला ही गलत है। महात्मा जी की बात सुनकर वह बूढ़ी औरत चुप हो गई और सोचने लगी कि आखिर राजा का यह फैसला गलत कैसे हो सकता है। राजा तो सबके साथ न्याय करता है, वह तो किसी का बुरा नहीं चाहता, तो फिर आखिर राजा गलत फैसला कैसे कर सकता है। साधु और बूढ़ी औरत की बातें आसपास खड़े लोग भी सुन रहे थे और वे भी हैरान थे कि ऐसा भला कैसे हो सकता है। वे लोग आपस में बातें करने लगे कि राजा ने तो बिल्कुल ठीक फैसला दिया है, इस बूढ़ी औरत की ही गलती है। इसके बाद साधु ने उस बूढ़ी औरत से कहा, तुम जाओ और राज दरबार में जाकर राजा से यही कह दो कि उनका फैसला गलत है और सही फैसला क्या है, गलत क्या है।
इसका फैसला मैं करूंगा। पहले तो बूढ़ी औरत की यह हिम्मत ही नहीं हुई कि वह भरे दरबार में जाकर राजा से यही कह सके कि राजा का फैसला गलत है, पर जैसे तैसे करके उसने हिम्मत जुटाई और वापस राजा के दरबार में पहुंच गई। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, हे राजन, आपने जो फैसला किया है वह बिल्कुल गलत है। इतना कहकर उसने सारी बात राजा को सच सच बता दी। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजा को क्रोध आ गया और वो कहने लगा, वो महात्मा जी जिसने मेरे फैसले को गलत कहा है, क्या उन्हें नहीं लगता कि मैंने सही फैसला लिया है? मैं तो हर रोज कई फैसले लेता हूं। आज तक मुझे किसी ने यह बात नहीं कही कि मेरा फैसला गलत है। वो महात्मा जी यहाँ पर आकर मुझे सही फैसला बताए, नहीं तो मैं उन्हें फांसी पर लटवा दूं। ये बात पूरे राज्य में फैल गई। सभी लोग यह जानने के लिए बेचैन थे कि आखिर वह साधु ऐसा कौन सा फैसला लेगा जो राजा के फैसले से भी ज्यादा उचित होगा, जिस फैसले से सभी को न्याय मिलेगा। राजा ने अपने सिपाहियों को तुरंत आदेश दिया कि जाकर उस संत को राजमहल में लाया जाए। सिपाही तुरंत महात्मा जी को लेकर दरबार में हाजिर हुए। वहां पर सभी लोग मौजूद थे और वह महात्मा जी के फैसले का इंतजार कर रहे थे। साधु को देखते ही राजा कहने लगा, महात्मा जी, आपको यह क्यों लगता है कि मैंने जो फैसला दिया है वह गलत है? इस बूढ़ी औरत ने यह वादा किया था कि वह चारों जब इकट्ठे पोटली लेने के लिए आएंगे तभी उनको पोटली दी जाएगी, लेकिन इसने अपना वादा तोड़ा। इसमें इसकी ही गलती है कि इसने उस एक अकेले आदमी को पोटली कैसे दे दी। इसीलिए मैंने यह फैसला दिया कि इस बूढ़ी औरत को उन चारों का धन वापस करना चाहिए। राजा की यह बातें सुनकर महात्मा जी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, हे राजन, आपके इस फैसले पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। राजा ने कहा, तो ठीक है, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। साधु ने बड़ी शांति से राजा से कहा, जैसा कि वादा किया गया था कि धन की पोटली उन चारों को ही दी जाएगी, लेकिन अभी भी यह केवल 3 है। वो चौथा आदमी कहां पर है? इसीलिए आप इनसे कहिए कि यह तीनों यहां से वापस जाकर अपने चौथे साथी को लेकर आए, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। बात भी यही तय हुई थी कि जब तक वे चारों इकट्ठे ना हो तब तक इनका धन वापस नहीं किया जाएगा, और अगर बूढ़ी औरत ने इन तीनों को धन वापस कर दिया तो अपना दिया हुआ वादा ये तोड़ देगी, और जो कि सही नहीं होगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि इनका धन इन्हें वापस किया जाए तो पहले इन लोगों से कहिए कि यह जाकर अपने चौथे साथी को यहाँ पर वापस लेकर आए। महात्मा जी की यह बात सुनकर राज दरबार में हर कोई बहुत ही खुश हुआ और सभी उस साधु महाराज की तारीफ करने लगे। राजा भी साधु के इस फैसले से पूरी तरह से सहमत था। उसने तुरंत साधु के सामने सिर झुकाया और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा, आपका फैसला बिल्कुल सही है। और पूरे दरबार में महात्मा जी की जय जयकार होने लगी। तब महात्मा जी ने अपने हाथ के इशारे से लोगों को शांत रहने के लिए कहा, और जैसे ही सभी लोग शांत हुए कि अचानक वहां पर एक आदमी आगे बढ़कर आया और कहने लगा, महात्मा जी, मुझे भी न्याय चाहिए। मैं भी एक फरियादी हूँ और मैं चाहता हूँ कि जैसे आपने इस बूढ़ी अम्मा के साथ न्याय किया है उसी तरह से आप मेरा भी न्याय कीजिए। उसकी बात सुनकर राजा ने फरियादी से कहा, तुम बिना डरे अपनी बात कह सकते हो। महात्मा जी तुम्हारे साथ भी बिल्कुल उचित न्याय करेंगे। और तब वह आदमी कहने लगा, महात्मा जी, ये बात 1 साल पुरानी है, जब मैंने किसी दूसरे नगर में जाकर व्यापार करने का फैसला किया था, लेकिन मेरे पास धन नहीं था और मैंने उस समय सेठ करोड़ी मल के पास जाकर कुछ रकम उधार लेने का फैसला किया। जब मैं और मेरी पत्नी दोनों एक साथ सेठ के घर पहुंचे, जब मैंने सेठ से उधार मांगा तो उसने कहा कि मुझे अपनी कोई बहुत ही बहुमूल्य वस्तु उसके पास गिरवी रखनी होगी, लेकिन मेरे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने मुझे यह सलाह दी कि मैं अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रख दूं, क्योंकि उसका कहना था कि इस तरह से मुझे रकम भी मिल जाएगी और मेरी पत्नी जो पीछे से अकेली रहेगी वह सेठ के घर में कामकाज कर दिया करेगी और इस तरह से उसका भी गुजारा हो जाएगा। मुझे सेठ की बात सही लगी और मैंने अपनी पत्नी सेठ को सौंप दी और 200 अशर्फियां उससे उधार ले ली। इसके बाद मैं दूसरे नगर में गया, जहां पर मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया और मैंने अनाज खरीदने और बेचने का व्यापार किया। भगवान की कृपा से मेरा धंधा अच्छा चल निकला और मैंने खूब पैसे कमाए। अब मैं पूरे 1 साल के बाद जब अपने नगर वापस आया
और मैंने उस साहूकार सेठ का कर्ज चुकाकर अपनी पत्नी को वापस लेना चाहा, तो वह सेठ का कहना है कि मेरी पत्नी की मृत्यु बीमारी से हो चुकी है। लेकिन मुझे सेठ की इस बात पर विश्वास नहीं है, क्योंकि मेरी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त थी, उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। महाराज, अब आप ही मेरा न्याय कीजिए। साधु ने उस आदमी की बात बड़े ही ध्यान से सुनी और फिर सैनिकों को आदेश दिया कि वह सेठ करोड़ीमल को हाजिर करें। कुछ ही देर में सैनिक सेठ करोड़ीमल को लेकर दरबार में पहुंच गए। महात्मा जी ने सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या यह सच है कि इस आदमी ने अपनी पत्नी आपके पास गिरवी रखी थी? सेठ बोला, जी हाँ महात्मा जी, ये बात बिल्कुल सही है। महात्मा जी बोले, और अब आपका यह कहना है कि इसकी पत्नी कुछ दिनों पहले एक बीमारी से मर चुकी है, तो क्या आपके पास इसकी पत्नी के मरने का कोई गवाह मौजूद है? अगर ऐसे कोई गवाह है तो आप उन्हें दरबार में पेश कीजिए। साहूकार ने कहा, महाराज, गवाह के तौर पर मैं उन वैद्य जी को पेश कर सकता हूं जिन्होंने इसकी पत्नी का इलाज किया था। इसके अलावा मैं उन 4 आदमियों को पेश कर सकता हूं जो इस आदमी की पत्नी की अर्थी को उठाकर शमशान तक लेकर गए और उसे वहां पर फूंका था। फिर साधु के आदेश पर सबसे पहले उन वैद्य जी को बुलाया गया और फिर उन 4 आदमियों को। महात्मा जी ने वैद्य से पूछा, क्यों भाई, क्या आपने ही इस आदमी की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य बोला, जी हाँ, मैंने ही इलाज किया था। महात्मा जी ने पूछा, तो तुम मुझे यह बताओ कि इस आदमी की पत्नी का इलाज करने के लिए तुम सेठ के घर पर जाते थे या फिर इसकी पत्नी का इलाज करवाने के लिए सेठ तुम्हारे घर आते थे? वैद्य बोला, हुजूर, सेठ जी मेरे दवाखाने में आकर खुद दवा लेकर जाते थे। महात्मा जी बोले, यानी तुम पक्के विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि वह दवा सेठ जी इस आदमी की पत्नी के लिए ले जाते थे या फिर किसी और के लिए? महात्मा जी की बात सुनकर वैद्य बोला, हाँ महाराज, ये बात मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि सेठ जी किसके लिए दवा लेकर जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवा लेकर जरूर जाते थे। महात्मा जी ने कहा, इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवा दे रहे थे। बिना मरीज की जांच किए दवा देना तो एक बड़ा ही गंभीर अपराध है। अगर बिना किसी की जांच किए तुमने गलत दवा दे दी तो वह दवा किसी जहर का काम भी कर सकती है। हो सकता है कि तुम्हारे द्वारा दी गई गलत दवाई के कारण उस आदमी की पत्नी की मृत्यु हो गई हो। महात्मा जी की बातें सुनकर वैद्य का चेहरा पीला पड़ने लगा। वह बोला, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं भला किसी मरीज को गलत दवा क्यों दूंगा? इस तरह से तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। महात्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें अपने काम के प्रति लापरवाही और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 100 कोड़े लगाने का आदेश देता हूं। इसके साथ ही तुम्हारा मोह काला करके सारे नगर में घुमाया जाएगा। अब बोलो वैद्य जी, तुम सच बोलोगे या मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं? यह सुनते ही वैद्य का सारा शरीर सूखे तिनके की तरह कांपने लगा। वह महात्मा जी के चरणों में जा गिरा और कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने सेठ जी के बताए हुए किसी भी मरीज का इलाज नहीं किया। वह तो सेठ जी ने मुझे 50 स्वर्ण मुद्राएं दी थी और कहा कि अगर गवाही की आवश्यकता पड़ी तो मैं यह सब कहकर उनके पक्ष में गवाही दे दो। बस मेरा इतना ही अपराध है कि मैंने लालच में आकर इस सेठ की बात मान ली। तब महात्मा जी बोले, वैद्य जी, कुछ भी हो, तुमने अपराध तो किया है। मैं तुम्हें झूठी गवाही के अपराध में कोड़े लगाने का आदेश देता हूं। महात्मा के आदेश पर राजा के सैनिकों ने तुरंत पालन किया। सैनिक उसी समय वैद्य को भरी दरबार में कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वो वैद्य चिल्लाने लगा और कहने लगा, महाराज, मुझ पर दया कीजिए हुजूर, मुझ पर रहम कीजिए। हर एक कोड़े के साथ वैद्य के गले से दर्दनाक आवाजें निकल रही थी। उसकी चीखें पूरे दरबार में गूंज रही थी। यह सब देखकर वह 4 आदमी जिन्होंने उस आदमी की पत्नी की अर्थी को शमशान ले जाकर फूंका था, उनके कलेजे कांपने लगे। अब उन 4 की गवाही की बारी थी। महात्मा जी ने उनसे पूछा, तुम लोगों का यह कहना है कि तुमने इस फरियादी की मरी हुई पत्नी को ले जाकर शमशान में फूंका था? मुझे यह बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान करवाया जाता है, उसके बाद उसे कफन में लपेटकर अर्थी पर रखा जाता है। स्नान के दौरान क्या तुमने उस औरत का मृत शरीर देखा था? यह सुनकर 4 गवाह कहने लगे, नहीं महाराज, मृत शरीर तो हमने नहीं देखा,
जब हम लोग पहुंचे तो सेठ जी ने पहले ही अर्थी तैयार कर ली थी और उसके बाद ही हम अर्थी को शमशान लेकर गए थे और फिर वहां पर हमने शव को जला दिया। उन चारों गवाहों की बातें सुनकर महात्मा जी ने कहा, तुम लोगों ने यह जानना भी उचित नहीं समझा कि उस अर्थी पर कोई मरा हुआ व्यक्ति लेटा है या फिर कोई जिंदा। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी वशी पदार्थ से बेहोश करके किसी व्यक्ति को वहां पर लेटा दिया गया हो और तुम उसे शमशान में ले जाकर फूंक आए। ये तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके बदले में तुम्हें तो मृत्यु दंड की सजा हो सकती है। वैद्य की पिटाई देखकर वे लोग पहले से ही डरे हुए थे। महात्मा जी के मुंह से मृत्युदंड की बात सुनकर उन सभी के मानो हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इसके बाद महात्मा जी ने विजय भाव से महाजन की तरफ देखा। जैसे ही महात्मा जी ने महाजन को देखा तो महाजन के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। महात्मा जी ने सेठ से कहा, सेठ, तुम्हारे 5 गवाहों की तो पहले ही हवा निकल चुकी है। अब तुम मुझे यह बताओ कि किसी की इच्छा के बिना उसकी पत्नी को जबरदस्ती घर में रखने और अपहरण के अपराध में तुम्हें कौन सी सजा देनी चाहिए। महात्मा जी की बात सुनकर सेठ करोड़ी मल का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। तब महात्मा ने कहा, सेठ जी, इससे पहले कि मैं तुम्हें 5 साल के कठोर कारावास की सजा दो, अभी भी समय है। तुम इस फरियादी की पत्नी को दरबार में पेश कर दो तो मैं तुम्हारी सजा कुछ कम कर सकता हूं। महाजन ने तुरंत अपने कुछ नौकरों को अपने घर पर भेजा और उस फरियादी की पत्नी को दरबार में पेश किया। महात्मा ने फरियादी की पत्नी को उस फरियादी को सौंप दिया और फिर सेठ को 3 महीने के लिए कारागार में डाल दिया। झूठी गवाही देने के अपराध में उन 4 लोगों को भी कारागार में भेज दिया गया। यह सब कुछ देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और वह महात्मा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, महात्मा जी, आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है, लेकिन आपके यह दोनों फैसले देखकर मैं हैरान हूं कि आखिर यह बातें मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। तब साधु राजा से कहने लगा, महाराज, आपके पास और भी बहुत से काम है। आप सारा दिन व्यस्त रहते हैं, इसीलिए आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को सुना और समझा, लेकिन सही फैसला देने में आप गलती कर गए। आपने इस बुढ़िया के मामले को केवल ऊपरी तौर पर देखा, लेकिन आप इसकी गहराई में नहीं गए। अगर आप अपने दरबार में आने वाले सभी मामलों को गहराई से देखेंगे तो आप भी सही फैसले ले सकेंगे, क्योंकि जब तक हम किसी मामले की गहराई में नहीं जाते हम उसका हल नहीं ढूंढ सकते। हम में से बहुत से लोग अपने फैसले जल्दबाजी में लेते हैं, चाहे वह मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो, क्योंकि हमें तो सिर्फ अपना अधिकार चाहिए और हमारा यश होना चाहिए, चाहे वह फैसला आगे जाकर हमें नुकसान ही क्यों ना दे। साधु ने आगे कहा, कई लोगों को लगता है कि मेरे पास ऐसी कोई दिव्य शक्ति है जिससे मैं किसी भी समस्या का हल ढूंढ लेता हूं, पर मैं एक बात आपको सच सच बता दूं कि मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। मैं तो सिर्फ हर मामले की गहराई तक जाता हूं और जब मैं उस समस्या के बारे में विचार करता हूं तो मेरे सामने कई तरह के समाधान आते हैं। जब मुझे लगता है कि इस समस्या का यही समाधान है, तभी मैं वह समाधान उस आदमी को देता हूं। अब आप अपने आप को ही देख लीजिए। आपने जल्दबाजी में फैसला लेकर उस बूढ़ी औरत की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर ही दी थी। हमारा पूरा जीवन सिर्फ एक फैसले पर निर्भर करता है। अगर वह फैसला सही हुआ तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन अगर वह फैसला गलत हुआ तो हमारा जीवन नर्क से भी ज्यादा बदतर हो सकता है। इसीलिए अगर आप सही और सटीक फैसले लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मौन रहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि मौन रहकर ही समस्या पर विचार किया जा सकता है। हमारे द्वारा लिए गए फैसले ही हमारा भविष्य तय करते हैं। हमारी जिंदगी का अगला पड़ाव हमारे फैसले ही तय करते हैं। इसीलिए अगर आप सही फैसले लेना चाहते हैं तो सबसे पहले मौन की शक्ति को पहचानिए, क्योंकि चुप रहकर ही आप समस्या पर विचार कर सकते हैं और फिर एक ही समस्या के कई हल आपके सामने आते हैं। जब हम कम बोलना शुरू करेंगे तो फिर हम अंदर से शांत होते जाएंगे। जब आप अंदर से शांत होंगे तो आपका मन साफ होने लगता है और फिर आप सही फैसले लेने लगते हैं। यही एक सही फैसला लेने का तरीका है। सारी बातें सुनकर और समझकर राजा ने साधु को धन्यवाद किया और कहा, महाराज, आपने मेरा मार्गदर्शन किया, इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। मेरी इच्छा यह है कि आप मेरे महल में रहकर एक न्यायाधीश के पद पर काम करें। साधु बोला,
नहीं महाराज, मैं एक साधु हूँ, यह मेरा काम नहीं है। न्याय करना तो राजा का ही काम है। मैंने आपको सही फैसले लेने के लिए आपका मार्गदर्शन कर दिया, तो आप भी अपनी जनता के हक में सही फैसले ले पाएंगे। इसके बाद साधु महाराज महल से वापस लौट गए। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह आज की कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी लिखिए। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। यह कहानी है एक ऐसे राजा की जिसका नाम था शत्रुजीत। वह ना सिर्फ एक राजा था, बल्कि ऐसा राजा था जो अपनी प्रजा को अपनी औलाद की तरह मानता था। उसके शहर में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई गरीब ऐसा नहीं था जिसे इंसाफ न मिले, और कोई अनाथ ऐसा नहीं था जिसे मदद न मिले। हर रात जब पूरा शहर सो जाता, राजा आम आदमी के कपड़े पहनकर, अपने चेहरे पर थोड़ी धूल मिट्टी लगाकर चुपके से महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाता। कोई उसे भिखारी समझता तो कोई गरीब किसान। बाजार की गलियों से लेकर गरीबों की बस्ती तक वह हर जगह घूमता, हर किसी की बातें सुनता। अगर कहीं किसी पर कोई जुल्म हो रहा होता या कोई भूख से परेशान होता तो राजा के दिल में बेचैनी हो जाती। अगले दिन सुबह जब वह अपनी शाही पोशाक पहनकर फिर से अपने सिंहासन पर बैठता, तो वह उन घटनाओं और लोगों का इंसाफ करता जिन्हें उसने रात में देखा था। लोग तो बस इतना ही जानते थे कि उनका राजा बहुत दयालु है, लेकिन कुछ खास वफादार मंत्री ही जानते थे कि राजा रात में अपना भेष बदलकर शहर की गलियों में घूमता है और प्रजा के सुख दुख को देखता है। यह सिर्फ राजा का राज चलाने का तरीका नहीं था, बल्कि ऐसा करके वह लोगों के दिलों पर राज करता था। उस रात भी राजा शत्रुजीत रोज की तरह अपने नगर की गलियों में भेष बदलकर घूम रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, घरों के दीपक बुझ चुके थे। हर गली, हर मोड़ पर राजा की नजर थी कि कहीं कोई भूखा तो नहीं, कहीं कोई मजबूर तो नहीं, कहीं किसी पर जुर्म तो नहीं हो रहा। वह एक अंधेरी गली से गुजर रहा था कि अचानक उसे धीमी आवाजें सुनाई दी। उसके कदम रुक गए और वह ध्यान से उन आवाजों को सुनने लगा। गली के एक कोने में 4 लोग चुपके से कुछ बातें कर रहे थे। उनकी बातों में चालाकी थी। राजा धीरे धीरे उनके पास गया और छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। वे चारों चोर थे, शहर के सबसे चालाक और शातिर चोर। उनके नाम थे रंगा, करण, महेश और फकीरा। ये चारों अपने नए शिकार की योजना बना रहे थे। करण, जो सबसे चालाक और अनुभवी था, धीमी आवाज में बोला, हमें इस बार बहुत चालाकी से काम लेना होगा। पिछली बार कुछ गलती रह गई थी, लेकिन इस बार हमें कोई सुराग नहीं छोड़ना। महेश ने सिर हिलाया और बोला, बिल्कुल, शहर के सबसे अमीर व्यापारी का सारा माल हमारी झोली में होगा। बस हमें वक्त का सही अनुमान लगाना है। फकीरा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और बोला, जरा धीमे बोलो, कोई सुन ना ले। मैंने सुना है कि सम्राट ने अपने जासूस छोड़ रखे हैं। पता नहीं वह खुद भी किसी गरीब के भेष में घूमता रहता है। तब दूसरे चोर ने हंसते हुए कहा, अरे राजा हमारा क्या करेगा? वह तो महल में बैठा ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा है। हमें तो बस एक मौका मिलना चाहिए। हम तो राजा के सैनिकों को भी चकमा दे सकते हैं। राजा शत्रुजीत उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि शहर में शातिर चोरों की टोली यही है, मगर सवाल यह था कि राजा इन्हें कैसे पकड़ेगा। रात और गहरी हो रही थी, गली सुनसान थी, लेकिन दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। राजा अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अपनी कमर सीधी की, चेहरे पर एक मुस्कान लाई और धीरे धीरे उन चोरों के पास जाने लगा। वह ऐसे चलने का नाटक करने लगा जैसे कोई आवारा आदमी या किसी दूसरे शहर का अजनबी मुसाफिर हो। जब राजा उनके पास पहुंचा तो जानबूझकर खांसते हुए बोला, अरे भाइयों, यहां पर क्या चल रहा है? रात के इस वक्त इस सुनसान गली में खड़े होकर क्या कोई शिकार पकड़ने की तैयारी है? अचानक अंधेरे में ही किसी अजनबी की आवाज सुनकर वे चारों थोड़ा घबरा गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह एक साधारण सा आदमी है, मैले कपड़ों में लिपटा हुआ, तो वे थोड़ा बेफिक्र हो गए। महेश, जो चोरों का सरदार था, आंखें तरेर कर बोला, तू कौन है और तुझे क्या लेना देना कि हम कौन हैं और क्या करने वाले हैं?
राजा हल्के से हंसा और अपने फटे पुराने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए बोला, अरे भाइयों, मैं भी तो तुम्हारी ही तरह हूं। कौन कहता है कि सिर्फ तुम ही इस शहर में अकेले उस्ताद हो? मैं भी एक जमाने से ये काम कर रहा हूं। बस किस्मत कुछ ढीली पड़ गई थी, वरना इस वक्त किसी शाही महल में मैं आराम कर रहा होता। फकीरा ने शक भरी नजरों से पूछा, अच्छा, तो फिर बता कि तूने अब तक कौन कौन से बड़े काम किए हैं? राजा ने गंभीरता से सिर हिलाया और एक गहरी सांस ली। बोला, भाई, बड़े काम तो मैं नहीं बताऊंगा, मगर इतना कह सकता हूं कि मैंने ऐसे ऐसे बड़े शिकार किए हैं कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। एक बार तो मैंने शाही खजाने में हाथ साफ करने की सोची थी, मगर उस वक्त मैं पकड़ा गया। करण ने हंसते हुए कहा, वाह, शाही खजाना, तू तो कुछ ज्यादा ही ऊंची उड़ान भरता है। दूसरे ने जोरदार ठहाका लगाया, अगर तू इतना ही बड़ा चोर है तो इस बात का सबूत दे। तब राजा ने बड़ी चालाकी से उनकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, भाई, सबूत तो काम के बाद दिया जाता है। अगर आज की रात तुम लोग मुझे अपने काम में शामिल कर लो तो मैं अपनी काबिलियत तुम्हें दिखा दूंगा। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही और फिर फकीरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बोला, ठीक है, आज की रात तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम उस पर खरे उतरे तो फिर तुम हमारे साथ हो जाओगे, वरना अपने जीवन की चिंता तुम खुद करो। राजा ने कहा, तो मैं बात पक्की समझूं? अभी तक राजा ने बड़ी चालाकी से अपनी पहचान छुपाए रखी थी। राजा ने उनकी बातों में दिलचस्पी दिखाते हुए कहा, अच्छा भाइयों, जब मैं तुम्हारा साथी बनने वाला हो तो मुझे यह पता होना चाहिए कि तुम लोगों में ऐसे कौन से गुण हैं, ऐसी कौन सी खासियत है जो तुम इतने बेफिक्र होकर चोरियां करते हो। आखिर जब बड़ा हाथ मारना ही है तो हम सबको अपनी अपनी खासियत का पता होना चाहिए। चारों चोरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फकीरा सबसे पहले आगे बढ़ा और बोला, मेरे अंदर एक बहुत ही खास गुण है। मैं किसी भी जगह खड़ा होकर सिर्फ सूंघ कर बता सकता हूं कि सोना, चांदी, हीरे, मोती, कीमती खजाना कहाँ छिपा है। मुझे सोने चांदी की महक दूर से ही महसूस हो जाती है। इसीलिए जब भी कोई बड़ा खजाना चुराना होता है तो मेरी नाक सबसे पहले काम आती है। राजा ने उसकी तरफ देखा और बोला, वाह, बड़े ही काम का गुण है तुम्हारे अंदर। अब दूसरा चोर करण आगे आया और घमंडी अंदाज में बोला, मैं जानवरों की आवाज समझ सकता हूं। मैं कुत्ते, बिल्ली, घोड़े सबकी बातें सुन सकता हूं कि वे एक दूसरे से क्या कहते हैं। मैं साफ साफ समझ सकता हूं। अगर कहीं कोई कुत्ता भौंक रहा हो, कोई घोड़ा बेचैन हो, तो मैं जान सकता हूं कि वहां कोई खतरा है या नहीं। राजा यह सुनकर हैरान हुआ और बोला, तुम कुत्ते बिल्लियों की भाषा भी समझ सकते हो? करण ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ, बिल्कुल। इसी खासियत के कारण कई बार हमारी जान भी बची है। अब बारी थी तीसरे चोर रंगा की। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी तार निकाली और घमंड से बोला, मैं बिना चाबी के कोई भी ताला खोल सकता हूं, चाहे वह ताला लोहे का हो, पीतल का हो या शाही खजाने का सबसे मजबूत ताला हो। मेरे हाथ में आते ही सारे ताले खुल जाते हैं। राजा ने चुटकी लेते हुए कहा, तो भाई, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अब सबसे आखिर में चौथा चोर महेश आगे आया। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वह बोला, मेरा गुण सबसे खतरनाक और काम का है। मैं एक बार किसी आदमी को अंधेरे में देख लो तो फिर उसे दोबारा पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता। चाहे वह अंधेरे में कितनी भी छिपने की कोशिश करे, मेरी आंखें उसे पहचान लेती हैं। राजा ने हैरान होते हुए कहा, अच्छा, तो इसका मतलब रात में अगर किसी को तुम देख लो तो सुबह लाख छुपने की कोशिश करने पर भी तुम्हारी नजरें उस आदमी को पहचान लेंगी? महेश मुस्कुराया और हां में सिर हिला दिया। राजा अब समझ चुका था कि ये चारों चोर कितने हुनरमंद और शातिर हैं, मगर साथ ही राजा अपने मन में एक योजना भी बना चुका था। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब हमारी टोली अब बहुत ही जबरदस्त है। तो बताओ, आज की रात किसे निशाना बनाना है? चारों चोर राजा की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने अपने अपने गुण और खासियत तो बता दिए थे, मगर उनकी आंखों में अब एक सवाल था। महेश ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, हम सब ने तो अपने अपने गुण तुम्हें बता दिए, मगर तुमने तो अभी तक कुछ बताया नहीं। तुम ही बताओ कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी खास बात है। राजा ने कहा, भाइयों,
मेरे अंदर जो गुण है वह कुछ अलग है और बड़ा ही अनोखा है। अगर हम लोग कभी किसी मुसीबत में फंस जाएं या पकड़े जाएं, तो मेरी आंख के एक इशारे से हमारी सजा भी टल सकती है और जान भी बच सकती है। चारों चोर यह सुनकर चौंक गए। फकीरा बोला, क्या सिर्फ नजर के इशारे से सजा माफ हो सकती है? ये तो बड़ी कमाल का गुण है। इसका मतलब अगर हम चोरी करते हुए कभी पकड़े गए तो हम बच सकते हैं? तब उनमें से एक बोला, भाई, हम में से सबसे अच्छा और सबसे फायदे का गुण तो तुम्हारे अंदर है। अगर तुम हमारे गिरोह में आ जाओ तो हमें किसी चीज की कोई फिक्र नहीं रहेगी। मगर राजा के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने कुछ सोचते हुए कहा, भाइयों, इन छोटी मोटी चोरियों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजारना चाहते हो तो सीधा राजा के खजाने पर हाथ साफ करो। वहां इतनी दौलत मिल जाएगी कि फिर दोबारा कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। पूरी जिंदगी आराम से बैठकर खाएंगे। यह बात सुनकर उन चारों चोरों की आंखों में लालच चमकने लगा। फकीरा ने जोश में कहा, वाह, ये हुई ना बात। हमें एक ही बार में इतना माल मिल जाएगा कि दोबारा कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। वे चारों चोर राजा की इस योजना पर काम करने के लिए तैयार हो गए। राजा, जो अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि ये चारों चोर उसकी चाल में फंस गए, अब वे सभी तेजी से महल की तरफ चल पड़े। अंधेरी और सुनसान गलियों से होते हुए वे महल के बिल्कुल करीब पहुंचे कि तभी एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। कुत्ते की आवाज सुनते ही वे सभी चौकन्ने हो गए। फकीरा ने करण की तरफ देखा, क्योंकि करण ही था जो जानवरों की भाषा समझता था। फकीरा बोला, अरे भाई, सुनो तो ये कुत्ता क्या कह रहा है? क्या कहीं कोई खतरा है? करण ने कुछ देर तक कुत्ते की आवाज सुनी और फिर अचानक उसका चेहरा फीका पड़ने लगा। उसकी आंखों में अजीब सा डर झलक रहा था। वह बोला, भाइयों, ये कुत्ता कुछ बड़ी ही अजीब बात कह रहा है। क्या बोल रहा है? जल्दी बताओ, दूसरे ने कहा। करण बोला, यह कुत्ता कहता है कि तुम्हारे साथ इस समय नगर का राजा चल रहा है। जैसे ही करण ने कुत्ते की बात बताई, एक पल के लिए वे सभी हैरान रह गए और परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लेकिन तभी अचानक रंगा जोर से हंसने लगा और बोला, यह तो क्या बकता है? और फिर चारों चोर जोर जोर से हंसने लगे। बोले, अरे राजा क्या कोई भिखारी है जो इतनी अंधेरी गलियों में घूमेगा? वह तो इस समय अपने मखमली गद्दों पर आराम कर रहा होगा और तू कहता है कि वह हमारे साथ चोरी करने आएगा। उनमें से एक कहने लगा, भाई, लगता है इस बार तुमसे कुत्ते की भाषा समझने में कुछ गड़बड़ी होगी। करण बोला, भाइयों, मैं तो वही बता रहा हूं जो कुत्ता बोल रहा था। शायद यह बात उसने किसी और के लिए कही होगी। तब राजा ने उनसे कहा, भाइयों, मुझे तो लगता है कि यह कुत्ता भूखा है, क्योंकि जब पेट खाली होता है तब दिमाग में उल्टी सीधी बातें आती रहती हैं। हमें बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, बल्कि इन बेकार की बातों को छोड़ो और अपने असली काम पर ध्यान दो। सबने हामी भरी और आगे की तरफ चल पड़े। राजा मन ही मन खुश था कि उसकी योजना अब सफल हो रही है। चारों चोर अब राजा के महल के अंदर घुस चुके थे, लेकिन किसी के दिल में बिल्कुल भी डर नहीं था, बल्कि उनकी आंखों में तो लालच तैर रहा था। जैसे ही वे महल में पहुंचे, फकीरा एक पल के लिए खड़ा हो गया और वहां की मिट्टी सूंघने लगा। मुस्कुराता हुआ बोला, खजाना अब ज्यादा दूर नहीं है। खजाने की खुशबू इसी तरफ से आ रही है। चलो मेरे पीछे पीछे आओ। इसके बाद सभी चोर फकीरा के पीछे पीछे चलने लगे। महल के गलियारों को पार करते हुए वे खुफिया रास्ते से खजाने वाले कमरे के बाहर पहुंच गए, जहां एक बहुत बड़ा और मजबूत दरवाजा था, जिस पर एक भारी ताला लटक रहा था। रंगा आगे बढ़ा। उसने अपनी जेब से एक पतली सी तार निकाली और ताले में डाल दी। उसकी उंगलियां बड़ी सफाई से घूम रही थी। पलक झपकते ही ताला खुल गया। रंगा मुस्कुराया और धीरे से बोला, देखा, मेरे इस हुनर के आगे कोई ताला टिक नहीं सकता। वे सभी दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। अंदर पहुंचते ही सबकी आंखें चौंधिया गई। हर तरफ सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और बेशुमार दौलत पड़ी थी। तब एक ने कहा, भाइयों, अब यह सारी दौलत हमारी हो चुकी है। अब हमारी जिंदगी बहुत आराम से कटने वाली है। इसके बाद सभी चोर अपने अपने काम में लग गए। उन्होंने सोने की अशर्फियां अपने अपने झोलों में भर ली। वे सोच रहे थे कि अब तो सारी जिंदगी उन्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा।
हमें यहाँ से इतनी दौलत मिल जाएगी कि जिंदगी भर आराम से बैठकर खाएंगे। वे कहने लगे। राजा भी उनके साथ इसी काम में लगा हुआ था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। और फिर चारों चोरों ने लूट के माल में अपने अपने हिस्से बांट लिए, जिसमें से एक हिस्सा उन्होंने राजा को दे दिया। लो भाई, यह तुम्हारा हिस्सा है, तुम भी हमारे साथ आए थे, इसीलिए तुम्हें बराबरी का हिस्सा मिलेगा। लेकिन राजा ने वह थैली लेने से मना कर दिया और बोला, नहीं दोस्तों, मुझे यह सब नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारे साथ यूं ही आ गया था। महेश बोला, भाई इतनी दौलत कौन ठुकराता है? लेकिन राजा ने कहा, दोस्तों, लगता है मेरी किस्मत में आज यह दौलत नहीं लिखी थी, इसे भी तुम अपने हिस्सों में बांट लो। कुछ सोचकर उन चारों चोरों ने अपने कंधे उचकाए और सोचा, हमें क्या, अगर यह अपना हिस्सा नहीं लेना चाहता तो कोई बात नहीं, इसका हिस्सा भी हमें ही मिल जाएगा। फिर जल्दी जल्दी वे अपनी अशर्फियां गिनने लगे। राजा एक एक करके उनके पास गया और उनसे उनके नाम और पते पूछने लगा। अगर मैं फिर कभी चोरी की योजना बनाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। उसने फकीरा से पूछा, भाई तुमसे कहां पर मिलूं? फकीरा बोला, मैं तो बाजार के पास वाली सराय के पास ही रहता हूं। हाँ, अगर फिर से कोई बड़ा हाथ मारना हो तो वहीं पर आ जाना। इस तरह राजा ने एक एक करके उन चारों चोरों से उनके नाम और पते पूछ लिए। चारों इस बात से अनजान थे कि जिसे वे अपना साथी समझ रहे थे वह तो इस नगर का सम्राट था। इसके बाद वे सभी महल से बाहर निकल गए। चारों अपने अपने ठिकानों पर पहुंच गए, जबकि राजा नगर की अंधेरी गलियों से होता हुआ वापस अपने महल की तरफ चल दिया। उसे तसल्ली थी कि उसकी योजना सही दिशा में काम कर रही है। उसने चोरों को सजा देने के बजाय उनके गुणों की तरफ ध्यान दिया था। वह सोचने लगा, यह लोग भले ही चोर हैं, लेकिन इनके अंदर बड़े ही बेमिसाल गुण हैं। अगर इन गुणों का सही इस्तेमाल किया जाए तो ये मेरी सेना में सबसे बेहतरीन सिपाही बन सकते हैं। वह सोचने लगा कि फकीरा, जिसकी नाक सोने चांदी को सूंघ सकती है, अगर मैं उसे अपने खजाने की सुरक्षा का काम दे दूं, तो फिर किसी की क्या मजाल कि वह खजाने में सेंध लगा एसके, जो चोर हर ताला खोल सकता है। अगर वह हमारे दुश्मनों के किले में घुस जाए तो एक बेहतरीन जासूस बन सकता है। करण, जो जानवरों की भाषा समझता है, अगर वही हमारे शाही घोड़े और हाथियों की देखभाल करे तो इसमें मेरा ही फायदा होगा। महेश, जिसकी नजरें अंधेरे में भी देख सकती हैं, क्या वह मेरे महल की चौकीदारी कर रहे पहरेदार का मुखिया नहीं बन सकता? सम्राट मन ही मन सोच रहा था कि अगर मैंने इन चोरों को पकड़कर जेल में डाल दिया तो इनके सभी गुण बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन अगर इन्हें सही रास्ते पर डाल दो तो ये मेरे सबसे बेशकीमती लोग बन सकते हैं। इस तरह का पक्का इरादा करके सम्राट अपने महल की तरफ चल दिया। उसने सोच लिया था कि वह चोरों को सजा नहीं देगा, बल्कि उनकी जिंदगी बदल देगा। सुबह का सूरज निकला तो पूरे नगर में हंगामा मच चुका था कि महल से बड़ी खबर आई है कि सम्राट का खजाना लूट लिया गया है। सारे मंत्री, सलाहकार और दरबारी महल के दरबार में जमा हो गए। हर तरफ बेचैनी थी, हर कोई अपनी सलाह दे रहा था। किसी ने कहा, जरूर यह कोई बाहर का गिरोह है जो नगर के बाहर से आया है। पूरे बाजार में छानबीन करनी चाहिए, हर गली कूचे में देखना चाहिए। किसी ने कहा, शायद महल के अंदर का कोई आदमी इसमें मिला हुआ है। दरबार में हर कोई अपने अपने सुझाव दे रहा था, मगर असली जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा हुआ बड़ी शांति से यह सब सुन रहा था। फिर अचानक उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया और बोला, मुझे अपने नगर के बारे में अच्छी तरह से पता है। मैं जानता हूं कि यह चोरी किसने की है और वे चोर इस वक्त कहां हैं। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सारे मंत्री और सिपाही राजा की तरफ हैरानी से देखने लगे। एक मंत्री ने झुककर कहा, महाराज, क्या सचमुच आपको यह पता है? तब सम्राट ने बताया कि उन चोरों के नाम फकीरा, करण, रंगा और महेश हैं। ये सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाया और उनसे कहा, हर एक चोर अपने अपने ठिकाने पर मिलेगा, उन्हें पकड़ो और मेरे सामने हाजिर करो। इतना कहकर राजा ने उन चोरों के पते और ठिकाने सिपाहियों को बता दिए। सिपाही तुरंत हरकत में आए। सिपाहियों की अलग अलग टुकड़ियां शहर के अलग अलग हिस्सों में उन चोरों को पकड़ने के लिए पहुंच गईं। थोड़ी देर की मेहनत के बाद
चारों चोरों को पकड़कर दरबार में पेश कर दिया गया। अब चारों चोर दरबार में रस्सियों से बंधे हुए खड़े थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वे हैरान लग रहे थे कि उनके नाम और ठिकाने राजा के पास कैसे पहुंच गए। सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। अचानक महेश, जो अंधेरे में देखने की काबिलियत रखता था, उसकी नजर सम्राट के चेहरे पर जा टिकी। वह सम्राट को आंखें फाड़कर घूरने लगा, जैसे किसी पहेली का हल ढूंढ रहा हो। कुछ ही पलों में उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह बोला, यह तो वही है। उसके दिमाग में पिछली रात की पूरी घटना तेजी से घूमने लगी। वह बोला, वही चाल, वही आवाज, वही अंदाज और वही चेहरा। यह तो वही आदमी है, सम्राट के रूप में हमारे सामने। उसने घबराकर बाकी साथियों की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, यह तो वही है, हमारा 5वां साथी, जो रात को हमारे साथ खजाना लूटने आया था। यानी कि वो कुत्ता बिल्कुल ठीक कह रहा था कि वो 5वां आदमी कोई और नहीं बल्कि सम्राट खुद था। तीनों चोरों ने महेश की बातों को नकार दिया। रंगा बोला, तू तो पागल हो गया है। ये कैसे हो सकता है कि राजा खुद हमारे साथ चोरी करने आए? लगता है तूने कोई नशा कर लिया है। अगर यह सच में सम्राट होता तो क्या हमारे साथ खजाने तक आता और अपने ही खजाने को लुटवाता? महेश अभी तक राजा को ही देख रहा था। बोला, मैं अंधेरे में एक बार जिसे देख लूं, उसे दोबारा कभी नहीं भूल सकता। मैं सच कहता हूं, यही हमारा 5वां साथी है। ये बोलते हुए महेश की आवाज कांपने लगी थी। उधर सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। मगर सवाल अब यह था कि क्या इस राज्य को सम्राट स्वीकार करेगा? दरबार में सभी की नजरें सम्राट और महेश पर टिकी हुई थी। महेश थोड़ा आगे बढ़ा। अब उसकी आंखों में किसी तरह का संदेह नहीं था। उसने सीधे सम्राट की तरफ देखा और कहा, महाराज, मैंने कहा था कि मैं अंधेरे में जिसे एक बार देख लूं, उसे दोबारा कभी भूल नहीं सकता। और आज भी मैं अपनी बात पर कायम हूं। कल रात वह आप ही थे और आपने हम सबके गुण और खासियत अपनी आंखों से देख लिए थे। अब हम लोग भी आपकी खासियत देखना चाहते हैं। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई, लेकिन सम्राट जोर से हंस दिया। उसकी हंसी पूरे महल में गूंज उठी। उसके चेहरे पर किसी तरह की घबराहट नहीं थी। और फिर सम्राट ने अपने सिपाहियों की तरफ देखा। उसने अपनी आंखों का एक इशारा किया। उसका इतना करना ही था कि सिपाही फौरन उसके इशारे को समझ गए। चारों चोरों की रस्सियां खोल दी गई। पूरे दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। सबकी नजरों में बस एक ही सवाल था कि आखिर यह माजरा क्या है। फिर सम्राट ने कहा, इन चारों चोरों को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग चोर ही नहीं बल्कि बहुत ही गुणी आदमी है। कल रात की पूरी कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूं। इसके बाद राजा ने कल रात की सारी घटनाएं अपने सभी दरबारियों और मंत्रियों को सुना दी कि कैसे वह खुद चोरों के साथ चोरी करने गया और फिर एक एक करके उन चोरों के नाम और ठिकाने मालूम कर लिए। ये सुनते ही उन चोरों के हाथ पैर कांपने लगे। वे उसी वक्त सम्राट के कदमों में गिर पड़े और आंसू बहाते हुए उनसे माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमने आपको पहचानने में देर कर दी। आप हमें एक मौका दीजिए, हम हमेशा आपके वफादार रहेंगे। सम्राट ने मुस्कुराकर कहा, तुम लोग चोर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत ही अनमोल गुण है और यही काबिलियत तुम हमारे देश की भलाई में लगा दो तो तुमसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। और इसके बाद राजा ने उनमें से हर एक को उनकी खासियत के आधार पर अपने ही महल में नौकरी पर रख लिया। महेश, जो अंधेरे में किसी को भी पहचान सकता था, राजा ने उसे अपने महल का मुख्य पहरेदार बना दिया ताकि वह महल में घुसने वाले हर दुश्मन को दूर से ही पहचान सका। रंगा, जो बिना चाबी के सारे ताले खोल देता था, उसे शाही खजाने का पहरेदार बना दिया। करण, जो जानवरों की भाषा समझता था, उसे महल के अस्तबल में काम कर रहे नौकरों का मुखिया बना दिया गया। फकीरा, जो सोने चांदी का पता लगा सकता था, उसे खोजी दस्ते का मुखिया बनाया गया ताकि वह सूंघकर सोने चांदी का पता लगा सका। अब चारों चोर, जो कभी अपनी चोरी के लिए बदनाम थे, अब अपने गुणों के कारण राजा के सबसे खास आदमी बन चुके थे। समय गुजरा और वही चारों चोर सम्राट के सबसे वफादार और योग्य दरबारी बने। तो दोस्तों, सच ही कहा गया है कि इंसान की पहचान उसके गुजरे हुए कल से नहीं बल्कि उसके वर्तमान से होती है। जरूरी यह नहीं
कि हमने कहां से चलना शुरू किया था, बल्कि जरूरी यह है कि हमें पहुंचना कहां है। अगर इंसान अपनी सही काबिलियत को पहचान कर उसे सही रास्ते पर लगा दे तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। हर इंसान को अपनी जिंदगी में एक दूसरा मौका जरूर मिलता है। जरूरत है सिर्फ उस मौके को पहचानने की और उसका फायदा उठाने की, जैसा कि उन 4 चोरों ने किया। इसके साथ ही हर इंसान में कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें होती है, लेकिन पारखी आदमी वही है जो किसी दूसरे की बुराइयों को नजरअंदाज करके उसकी खूबियों का फायदा उठाकर उसे सही रास्ते पर लगा दे। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। ये बात बहुत ही पुरानी है, जब बसंत नगर नाम के एक राज्य पर राजा रुद्र प्रताप का राज हुआ करता था। रुद्र प्रताप एक बहुत ही दानी राजा था। उसका रोज का यह नियम था कि वह हर रोज 100 याचकों को दान देने के बाद ही भोजन करता था। उसके इस स्वभाव की ख्याति आसपास के कई राज्यों तक फैली हुई थी और उसके ही पड़ोस के राज्य की राजकुमारी मालती राजा रुद्र प्रताप के बारे में यह सब कुछ जानकर उससे बहुत ही प्रभावित थी और उससे विवाह करना चाहती थी, क्योंकि मन ही मन वह राजा रुद्र प्रताप से प्रेम करने लगी थी। लेकिन उसके पिता विलोचन की राजा रुद्र प्रताप से खानदानी दुश्मनी चली आ रही थी। दोनों राज्यों के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, इसीलिए प्रजा के लोग भी एक दूसरे के राज्य में आते जाते नहीं थे। लेकिन कुछ चूड़ी बेचने वाली स्त्रियों को एक दूसरे के राज्य में आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी। एक ऐसी ही चूड़ी बेचने वाली औरत से राजकुमारी को राजा रुद्र प्रताप के बारे में पता चला था कि राजा रुद्र प्रताप एक बहुत ही धर्मात्मा राजा है। वह रोज 100 याचकों को दान किए बगैर भोजन नहीं करता। अब तो राजकुमारी किसी भी तरह राजा रुद्र प्रताप से विवाह करना चाहती थी, परंतु अपने मन की बात वह अपने माता पिता से नहीं कह सकती थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि अगर गलती से भी मेरे मुंह से रुद्र प्रताप के साथ प्रेम की बात निकल गई तो फिर मैं कभी भी राजा रुद्र प्रताप से विवाह नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पिता उसी समय मेरा विवाह किसी दूसरे राज्य के राजकुमार से करवा देंगे और मुझे उसके पल्ले बांध देंगे। जबकि मैं तो राजा रुद्र प्रताप को पाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में वही बसा है। राजकुमारी ने अब यह फैसला कर लिया था कि मुझे ही कुछ न कुछ करना होगा। अगर मैं हाथ पर हाथ रखे अपने भाग्य के भरोसे पर बैठी रही तो फिर मुझे जीवन भर पछताना पड़ेगा, क्योंकि सामर्थ्यवान व्यक्ति अगर सही मौके को खो देता है तो यह उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। राजकुमारी ने दूसरे ही दिन एक साधारण सी दिखने वाली स्त्री का रूप बनाया और पहुंच गई राजा रुद्र प्रताप के पास दान मांगने के लिए। उस समय लगभग सभी याचक जा चुके थे, बस अब राजकुमारी अकेली ही बच गई थी। राजा ने उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा, यह लो, तुम भी 100 स्वर्ण मुद्राएं ले जाओ। याचक बनी हुई राजकुमारी ने कहा, नहीं महाराज, भला मैं इन स्वर्ण मुद्राओं का क्या करूंगी? आप तो मुझे मेरी पसंद की चीज दान में दे दीजिए। राजा ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मुझे अपनी इच्छा से ही बता दो कि तुम्हें दान में क्या चाहिए। बताओ, तुम्हें इन स्वर्ण मुद्राओं के बदले में मैं क्या दे दूं? राजकुमारी बोली, महाराज, आप पहले मुझे वचन दीजिए कि मैं जो भी आपसे मांगूंगी आप मुझे वह देंगे। राजा ने कहा, इसमें वचन देने जैसी कौन सी बात है? मैं रोज 100 से ज्यादा याचकों को मुंह मांगा दान देता हूं। मैंने कभी किसी को इनकार नहीं किया। तुम कैसी याचक हो जो मुझ पर शक कर रही हो? चलो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वह दूंगा। राजकुमारी बोली, महाराज, आप खुद को ही मुझे दान में दे दीजिए। राजकुमारी की यह बात सुनकर राजा कहने लगा, यह क्या बकवास करती हो? तुम होश में तो हो? राजकुमारी बोली, महाराज, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि सोच समझकर मुझे वचन दीजिएगा। मुझे तो जो भी पसंद आया मैंने आपसे वही मांगा। आपको दान नहीं देना तो मुझे मत दीजिए, परंतु आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? यह तो मेरी ही गलती थी जो मैं आपसे याचना करने के लिए आ गई। अगर मुझे मालूम होता कि आप सिर्फ दिखावा करने के लिए ही दान करते हैं तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आती। राजकुमारी आगे कहने लगी, ना जाने इस दुनिया में कैसे कैसे पाखंडी भरे पड़े हैं। ये कहते हुए राजकुमारी वहां से जाने लगी।
राजा ने कहा, ठहरो, तुम कौन हो? तुम कोई साधारण स्त्री तो नहीं हो, क्योंकि कोई साधारण स्त्री राजा को नहीं मान सकती। चलो, मैं तुम्हें खुद को समर्पण करता हूं, लेकिन मुझे यह जानने की इच्छा है कि तुम कौन हो। क्या तुम कोई देवी या कोई देवता हो? राजकुमारी ने अपना असली परिचय देते हुए कहा, महाराज, मैं कोई देवी नहीं, बल्कि मैं आपके पड़ोस के राजा विलोचन की पुत्री मालती हूं। मैं उस राज्य की राजकुमारी हूं। आप मुझे गलत मत समझिए। मैंने आपको धोखे से अपने पिता के लिए नहीं, बल्कि आपको तो मैंने अपने लिए मांगा है, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करती हूं और मैं आपकी रानी बनना चाहती हूं। राजा ने कहा, अब तो तुम मुझे मान चुकी हो। अब तो मेरे साथ साथ मेरा यह सिंहासन भी तुम्हारे अधीन है। अब तुम्हारी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म हो गया है। राजकुमारी ने कहा, नहीं राजन, मुझे आपके राजपाट से कोई मतलब नहीं है। मुझे आपकी राजगद्दी नहीं चाहिए। मैं तो बस आपकी रानी बनना चाहती हूँ, क्योंकि अब राजा राजकुमारी मालती को वचन दे चुका था और फिर उसने अपने वचन का पालन करते हुए राजकुमारी मालती से विवाह कर लिया। राजकुमारी मालती ने बड़ी ही चालाकी से राजा को ही मान लिया था। मालती के पिता राजा विलोचन को जब यह पता चला कि राजकुमारी तो महल में है ही नहीं, तो वह बहुत ही परेशान हुआ। राजकुमारी का पता लगाने के लिए उसने अपने सैनिकों और जासूसों को लगा दिया। सैनिकों ने जल्द ही पता कर लिया और फिर राजा विलोचन को बता दिया कि महाराज, राजकुमारी इस वक्त आपके पड़ोस के राजा रुद्र प्रताप की रानी बन गई है। राजकुमारी ने तो दोनों राज्यों की दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब तो आपको खुद जाकर राजा रुद्र प्रताप का स्वागत करना चाहिए। राजा विलोचन यह मान चुका था कि राजकुमारी ने यह एक बहुत ही बड़ी गलती की है, इसलिए वह इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसके बाद राजा विलोचन अपने राजगुरु सत्यानंद के पास गया और उन्हें सारी घटना कह सुनाई कि गुरुदेव, मेरी बेटी ने हमारे पड़ोस के दुश्मन राजा के साथ विवाह कर लिया है। अब ऐसे हालात में मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो लगता है कि राजकुमारी ने यह एक गलत कदम उठाया है। गुरुदेव ने राजा को समझाते हुए कहा, राजन, मैं भी राजा रुद्र प्रताप के बारे में काफी सुन चुका हूं। वह एक सज्जन और दानी राजा है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बेटी ने कोई गलत कदम उठाया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए एक बार राजा रुद्र प्रताप के दरबार में जाऊंगा और उसकी परीक्षा लूंगा। अगर वह मेरी परीक्षा में बिल्कुल खरा उतरा तो तुम्हें अपने दामाद के रूप में उसे स्वीकार करना होगा। राजा ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मुझे आपकी बात मंजूर है। आप जाइए और राजा रुद्र प्रताप की परीक्षा लीजिए। इसके बाद राजगुरु ने एक साधु का भेष बनाया और जा पहुंचे राजा रुद्र प्रताप के महल में। उस समय राजा के दरबार में महारानी मालती बैठी थी, क्योंकि मालती अक्सर राजा के कहीं बाहर जाने पर राज दरबार का कार्य खुद देखती थी और उस समय भी रानी ही दरबार में मौजूद थी। तभी साधु के रूप में राजगुरु वहां पर पधारे। रानी अपने मायके के राजगुरु को पहचान न सकी और उन्हें एक साधु समझकर उनका स्वागत किया। रानी ने साधु महाराज के आने का कारण पूछा। साधु महाराज कहने लगे, रानी, मैं एक विशेष तरह की वस्तु मांगने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। रानी बोली, साधु महाराज, बताइए आपको क्या चाहिए। मैं आपको वही चीज लाकर दूंगी जो भी आप मांगोगे। आप बिना किसी संकोच के मुझसे मांग सकते हैं। महात्मा जी बोले, रानी, अब मैं आपसे क्या मांगू? मैं तो राजा रुद्र प्रताप से याचना करने के लिए आया था। राजा तो इस वक्त है नहीं, तो फिर मैं तीसरे दिन आऊंगा। आप महाराज को बता दीजिएगा कि मुझे अपने महल से एक मुट्ठी अनमोल खजाने की भिक्षा दें, और साथ ही राजा से यह भी कह दीजिएगा कि अगर उन्होंने मेरी मांग पूरी नहीं की तो मैं राजा को एक भयानक श्राप दे डालूंगा। महात्मा जी राजा से भेंट ना हो पाने के कारण बहुत ही गुस्से में थे और फिर वह वहां से चले गए। रानी महात्मा जी की बात को सुनकर बड़ी परेशान हो चुकी थी। उसने उसी समय अपने मंत्री से पूछा कि यह एक मुट्ठी अनमोल खजाना भला क्या हो सकता है। तो मंत्री ने रानी को बताया कि इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। मेरी जानकारी में तो हमारे महल में ऐसा कोई भी खजाना नहीं है जो एक मुट्ठी में आ जाए। मुझे तो लगता है कि महात्मा जी का इशारा कुछ और है। वह इशारा क्या है, बस यही पता लगाना है। महाराज आज शाम को लौट आएंगे। महाराज ही इस बारे में सही उत्तर दे पाएंगे। ये महात्मा लोग भी बड़े अजूबे होते हैं, साफ साफ नहीं बताते, सिर्फ पहेलियां ही बुझाते हैं। उन महात्मा जी को खुलकर मांग लेना चाहिए था कि उन्हें क्या चाहिए।
शाम के समय जब राजा वापस आए तो महारानी ने उन्हें बताया कि महाराज, आपकी गैर हाजिरी में एक महात्मा जी आए थे जो एक मुट्ठी अनमोल खजाने की मांग करके गए हैं। वह 2 दिन के बाद फिर से आएंगे और अनमोल खजाने की मांग करेंगे। यदि आपने उन्हें अनमोल खजाना नहीं दिया तो वह हमें श्राप भी दे सकते हैं। ये सुनकर राजा रुद्र प्रताप बड़ी ही चिंता में पड़ गया कि एक मुट्ठी खजाना, भला यह हमारे दरबार में कौन सी चीज है। राजा ने अपने दरबार के कई विद्वानों को बुलाया और उनसे सलाह ली, परंतु कोई भी विद्वान इसका सही उत्तर नहीं दे पाया। एक विद्वान ने कहा कि महात्मा जी की यह मांग बिल्कुल गलत है। हमारे दरबार में एक मुट्ठी में आ जाने वाला कोई भी खजाना मौजूद नहीं है। तो दूसरा विद्वान कहने लगा, महाराज, मुझे तो लगता है कि महात्मा जी का इशारा आपकी बहन यानी राजकुमारी पुष्पा की तरफ था। यह सुनते ही मंत्री ने बीच में टोक दिया, आप तो बेकार की बातें करते हैं। राजकुमारी ना तो मुट्ठी में आ सकती है और ना ही वह कोई खजाना है। आप बेकार की बातों को छोड़िए और उसका सही अर्थ बताइए। अगर आप लोगों में से कोई भी विद्वान इस बात का सही उत्तर नहीं दे पाया तो आप सभी विद्वानों की छुट्टी कर दी जाएगी। राजा के दरबार में विद्वानों की आवश्यकता है, मूर्खों की नहीं। मंत्री की यह बात सुनकर सभी विद्वान घबरा गए थे, क्योंकि अभी तक तो उनके दिन बड़े ही मजे से राजा को सिर्फ कहानियां सुना सुनाकर ही कट रहे थे, मगर उस महात्मा ने तो उल्टा सवाल दागकर उन सबके पेट पर लाठी मार दी थी। अब वे लोग आपस में विचार विमर्श करने लगे कि क्या किया जाए। एक ने कहा कि चलो उन महात्मा जी से ही चलकर पूछ लेते हैं कि उनकी इस बात का क्या मतलब है। दूसरे विद्वान ने कहा, परंतु हमें तो पता ही नहीं कि वह महात्मा जी कहाँ रहते हैं, अब हम उन्हें कहाँ पर ढूंढे। तीसरे ने कहा, अब यहाँ पर आपस में बातें करने से कुछ नहीं होगा, उनको ढूंढने से ही पता चलेगा कि वह कहाँ रहते हैं। अब हमारे सुख के दिन चले गए हैं, उन महात्मा जी को ढूंढने के लिए हमें जंगलों में भटकना पड़ेगा। और फिर सभी 5 विद्वान जंगल की तरफ निकल गए। इधर इन विद्वानों पर ना तो राजा को भरोसा था और ना ही मंत्री को, जबकि रानी तो पहले से ही जानती थी कि यह विद्वान तो सिर्फ राज दरबार में जगह घेर कर बैठे हैं और सिर्फ बैठे बैठे तनख्वाह ही पा रहे हैं। राजा रुद्र प्रताप को अब यह चिंता हो रही थी कि 2 दिन का समय बीतने में कितना वक्त लगता है। यदि महात्मा जी की बात का सही अर्थ ना मिला और उन्हें कोई ऐसी वैसी चीज दे दी तो वह नाराज हो जाएंगे। वहीं पर राजा रुद्र प्रताप की बहन राजकुमारी पुष्पा भी मौजूद थी। जब उसने अपने बड़े भाई को परेशान देखा तो उसको चिंता में देखकर उसने मन में सोच लिया था कि वह इस सवाल का उत्तर आज शाम तक ढूंढ कर ही रहेगी और वो उत्तर अपने भाई को बता देगी। वो उसी समय अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर पास के ही एक जंगल में चली गई, मगर वहां पर जाना तो सिर्फ एक दिखावा था, क्योंकि राजकुमारी पुष्पा को अपने पश्चिम के ही राज्य सिद्धार्थगढ़ में जाना था। सिद्धार्थगढ़ के राजकुमार सत्यदेव से राजकुमारी कई बार शिकार के दौरान मिल चुकी थी और उसे बहुत ही पसंद करती थी। राजकुमार सत्यदेव भी राजकुमारी से विवाह करना चाहता था, परंतु राजकुमारी से अपने मन की बात वह अभी तक नहीं कर पाया था। राजकुमारी तो शिकार के बहाने से राजकुमार सत्यदेव से मिलने जाती थी, परंतु फिर भी वह राजकुमार से अपने प्रेम के बारे में नहीं कह पाई थी। राजकुमारी ने अपना घोड़ा दौड़ाया और पहुंच गई सिद्धार्थगढ़ के जंगलों में, जहां पर राजकुमार सत्यदेव पहले से ही मौजूद था। पुष्पा को देखते ही वह बहुत ही खुश हुआ। राजकुमार आज घर से यह सोचकर निकला था कि यूं रोज रोज छुप छुप कर मिलने की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मैं राजकुमारी के सामने आज विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। राजकुमारी पुष्पा को देखते ही राजकुमार ने उनसे कह दिया, राजकुमारी, मैं आपसे प्यार कर बैठा हूं और आपसे विवाह करना चाहता हूं। राजकुमारी पहले तो कुछ शर्माई और फिर बोली, राजकुमार, मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी और मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ। मैं आपसे विवाह करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। आपको सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है। अगर आपने उस सवाल का सही सही जवाब दे दिया तो मैं वादा करती हूँ कि आपसे ही विवाह करूंगी। राजकुमार बोला, मैं आपके सवाल का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। राजकुमारी ने पूछा कि राज दरबार के अंदर एक मुट्ठी खजाना क्या होता है? राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, राजमहल में रखे हुए खजाने का दायरा बहुत बड़ा होता है, वह कभी एक मुट्ठी में आ ही नहीं सकता। यह एक मुश्किल सवाल है,
इसका जवाब कोई साधारण इंसान नहीं दे सकता। इसका जवाब तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं हार मान चुका हूं। आपको अपनी रानी बनाने के लिए मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर खोज कर लाऊंगा, लेकिन मेरी आपसे यह प्रार्थना है, आप मुझे आज शाम तक का समय दीजिए, क्योंकि मेरा एक मित्र जो कि काशी से शिक्षा ग्रहण करके आया है, उसे वेद शास्त्रों का पूरा ज्ञान है। मुझे पूरा यकीन है कि इस सवाल का जवाब वह अवश्य ही दे देगा। अब मैं आपको आपके सवाल के जवाब के साथ ही मिलूंगा। आप कल मुझे अपने राज्य की सीमा पर मिलिए। इतना कहकर राजकुमार वहां से विदा लेकर चला गया। राजकुमारी भी अपने महल की तरफ लौट गई। राजकुमार सत्यदेव सीधा अपने मित्र के पास पहुंचा, जिसका नाम था बुद्धदेव, जो कि काशी के गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आया था। राजकुमार ने अपने मित्र से कहा, मित्र, आज मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। बस यूं समझ लो कि आज तक तुमने जो भी ज्ञान इकट्ठा किया है, आज उसकी परीक्षा है। बुद्धदेव ने कहा, राजकुमार, आपकी सहायता करना तो मेरा परम कर्तव्य है। बताइए, मैं किस तरह से आपके काम आ सकता हूं? राजकुमार बोला, मित्र, बात असल में यह है कि मैं अपने पश्चिम के राज्य में स्थित राज्य की राजकुमारी पुष्पा से प्रेम करता हूं और उनसे विवाह करने की इच्छा रखता हूं। लेकिन राजकुमारी ने मेरे सामने एक शर्त रखी है कि मुझे उसके एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। और प्रश्न यह है कि एक मुट्ठी अनमोल खजाना क्या है, क्योंकि वह महात्मा जी कल फिर से दरबार में आएंगे और उन्हें हर हालत में एक मुट्ठी अनमोल खजाना देना ही होगा, वरना वो राजा रुद्र प्रताप को कोई भयानक श्राप दे देंगे। इसके बाद राजकुमार ने पूरे विस्तार से अपने मित्र बुद्धदेव को सारी बात बता दी। कुछ देर तक विचार करने के बाद बुद्धदेव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वह कहने लगा, राजकुमार, मुझे आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है, परंतु मैं आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर नहीं दे सकता। आपको मेरे साथ महल के बगीचे में चलना होगा। और फिर दोनों दोस्त महल के बाहर बने हुए शाही बगीचे में पहुंच गए, जहां पर तरह तरह के फूल खिले हुए थे। कई प्रकार के फलों के पेड़ वहां पर लगे हुए थे, जो फलों से लदे हुए थे। वहां पर पहुंचकर बुद्धदेव ने कहा, राजकुमार, जिस अनमोल खजाने के बारे में आप पूछ रहे हैं, वह खजाना हर जगह मौजूद है। इस वक्त आप अनमोल खजाने के ऊपर ही खड़े हैं, और वह खजाना है यह मिट्टी, जिसके अंदर कई अनमोल खजाने भरे पड़े हैं। इसी के अंदर बनी हुई खदानों से अनमोल हीरे निकलते हैं। इसी मिट्टी के ऊपर किसान अपनी पैदावार करता है, जिससे फसलें पैदा होती है। आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए, ये फल, ये फूल सभी इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं। ये मिट्टी इन सब का निर्माण करती है। यहाँ तक कि सोना, चांदी, हीरा, ये सभी कुछ इस मिट्टी के अंदर से निकलते हैं। वास्तव में इस मिट्टी की कोई कीमत नहीं है। वो तो मनुष्य ने खुद अपने स्वार्थ के हिसाब से इनकी कीमतें तय कर रखी है, जबकि इस मिट्टी की कीमत कभी तय नहीं की जा सकती। क्या आप उस मिट्टी की कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं जिस पर आपका महल खड़ा है? क्या उस मिट्टी की कीमत बता सकते हैं जिस पर पर्वत खड़े हैं, नदियां बह रही हैं? मतलब यह कि कुल मिलाकर यह अनमोल खजाना यह मिट्टी ही है। अगर आपको मेरे जवाब के बारे में जरा भी शंका है तो आप मुझसे और सवाल पूछ सकते हैं। मैं हर कठिन सवाल का जवाब दे सकता हूँ। राजकुमार ने कहा, नहीं मित्र, अब मुझे तुम्हारे जवाब में कोई संदेह नहीं है। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बसंत नगर की सीमा तक चलो और वहां से राजकुमारी के साथ उसके महल में जाओ। तुम ही राजा रुद्र प्रताप को यह सारी बातें अपने तर्कों से समझा दो। बुद्धदेव अपने मित्र की इस बात पर सहमत हो गया और फिर कुछ ही देर के बाद वे दोनों बसंत नगर की सीमा पर थे, जहां पर राजकुमारी पुष्पा उनका इंतजार कर रही थी। इसके बाद राजकुमारी पुष्पा बुद्धदेव को लेकर राजा रुद्र प्रताप के पास पहुंची और कहने लगी, यह हमारे पश्चिम में बसे हुए राज्य के एक बहुत ही बड़े विद्वान बुद्धदेव है। यह आपको एक मुट्ठी अनमोल खजाने का रहस्य समझा सकते हैं। उसके बाद बुद्धदेव ने कई तरीकों से कई तर्क देकर महाराज रुद्र प्रताप को समझाया कि एक मुट्ठी खजाना कुछ नहीं बल्कि एक मुट्ठी मिट्टी है। राजा बुद्धदेव के तर्कों से पूरी तरह से संतुष्ट था। जब तीसरे दिन महात्मा जी राज दरबार में पधारे, जो कि असल में राजगुरु थे, तो वो गुस्से में तमतमा हुए थे। उन्हें लग रहा था कि राजा रुद्र प्रताप उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा।
महात्मा के पधारने पर राजा ने उनका स्वागत किया और पूरे सम्मान के साथ उन्हें बैठने के लिए कहा। लेकिन महात्मा जी बोले, राजन, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे तो जल्दी से अपने महल के खजाने में से एक मुट्ठी अनमोल खजाना दे दो। राजा ने कहा, हाँ महात्मा जी, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। अभी आपको आपकी मांगी हुई चीज दे देता हूँ। और फिर राजा ने महात्मा जी की झोली में एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी। यह देखकर महात्मा जी बहुत ही खुश हुए और राजा को आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। इसके बाद महात्मा के वेश में आए हुए राजगुरु सीधा राजा विलोचन के पास पहुंचे और उन्हें समझाते हुए कहने लगे, राजन, आपके कहने पर मैंने राजा रुद्र प्रताप की परीक्षा ली और वह मेरी परीक्षा में एकदम खरे उतरे। इसीलिए अब आप मेरी मानिए तो उन्हें दामाद के रूप में स्वीकार कर लीजिए और उन्हें पूरे सम्मान के साथ अपने राज्य में आने का निमंत्रण भेजिए। राजा अपने गुरुदेव की आज्ञा को टाल नहीं सकता था। साथ ही अब उसे इस बात की संतुष्टि हो चुकी थी कि उसकी बेटी ने एक सही निर्णय लिया था और अब समय आ गया है कि जब दोनों राज्यों की दुश्मनी को बुलाकर इस संबंध को एक मधुर संबंध में बदल दिया जाए। और फिर राजा ने अपने दामाद रुद्र प्रताप को अपने राज्य में आने का न्योता भेजा। जब वे लोग वहां पर आए तो बड़ी ही धूमधाम से उनका स्वागत किया गया। अब दोनों राज्यों के बीच में दुश्मनी खत्म हो चुकी थी। इस घटना के कुछ दिनों के बाद रुद्र प्रताप की बहन राजकुमारी पुष्पा ने मालती को राजकुमार सत्यदेव के बारे में बताया और यह भी बताया कि कैसे सत्यदेव की सहायता से ही उन्हें उन साधु महाराज के प्रश्न का उत्तर मिला था। और फिर सभी की सहमति से राजकुमारी पुष्पा का विवाह राजकुमार सत्यदेव के साथ कर दिया गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।